हेलो एवरीवन। आज का जो कलयुग टाइप जीवन चल रहा है, उसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अगर मैं अपने ग्रैंडफादर से अपना कंपैरिजन करूं तो उनको इकोनॉमिकली बहुत डाउन थे पर फिजिकली बहुत फिट थे। हम इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है पर फिजिकली हम बहुत अनफिट है। जबकि अगर मैं उनके ज़माने और इस ज़माने में डिफरेंस करूं तो मुझे लगा कि हम लोग सबसे कॉस्टली प्राइस का खा रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का खा रहे हैं। इवन अब तो हम बहुत सारा ऑर्गेनिक खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम में कहीं ना कहीं बॉडी में डेफिशिएंसी है। कभी विटामिन ए का, कभी बी का, कभी डी का, कभी ई का, कभी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी आ रहा है, कभी नहीं तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी आ रहा है जो कि हमें फ्री में अवेलेबल होता है। अब हम पहले मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में हमें जो बादाम मिलती थी तो कभी 1 या 2 बादाम मिलती थी मिनिमम, वो भी कभी कभी, ठीक है। और आज हम जो क्वालिटी के हिसाब से बात करेंगे तो वो हम जो मामरा बादाम के नाम पे खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो लिखी होती है वो तो बहुत अच्छे लेवल की होती है। बट हम 10-20 खाते हैं दिन की, उसके बावजूद भी हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या डिफरेंस क्यों हो रहा है, जबकि हम क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, पानी बहुत अच्छे लेवल का पी रहे हैं, उसके बावजूद भी। उस समय तो आरओ भी नहीं हुआ करते थे, अब तो आरओ भी अवेलेबल है जो कि प्रॉपर सारे विटामिन मिनरल्स का ध्यान रखते हैं। उसके बावजूद भी हमें डेफिशिएंसी, हमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की, पोटेशियम की लिस्ट लगा सकते हो, इतनी डेफिशिएंसी आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझ में नहीं आया। एज ऑर्गेनिक केमिस्ट मुझे लगा कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो जो मुझे लगा ना वो ये समझ में आया कि सपोज कीजिए हमें एक एप्पल खाना है। अब हमें बोलते हैं कि अगर आप एक एप्पल रेगुलर रूप से खाएंगे तो आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे। नाउ द प्रॉब्लम विल भी, आपने एक एप्पल किया तो एप्पल खाने का तरीका जनरली यही होता है सब लोगों का कि उसे प्रॉपर वॉश करते हैं, उसके ऊपर के छिलके को साफ किया जाता है, बिकॉज कुछ न कुछ चिपकाया जाता है तो कहीं वैक्सीन न खा लें, वेसलिन न खा लें हम लोग। फिर हम चाकू से उसको कट करते हैं। सपोज कीजिए आपने उसके 10 कट किए। विद रिस्पेक्ट टू साइंस के केमिस्ट्री से बात करूं तो आपने एक तरीके से उसके अंदर 10 टाइम्स न्यूट्रिशन कम कर दिए। ऐसे कैसे हो सकता है, उसका बेसिक रीजन समझाता हूँ। देखिए बेटा, आप जितना भी विटामिन ले रहे हैं वो सब लंबी कार्बन की चेन्स हैं, रिंग्स हैं, 3-3, 4-4 रिंग्स। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े मोलिक्यूल, इतनी बड़ी रिंग्स को अगर आप जब कट करोगे तो चक्कू से आपने से कट किया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हेड बन गया, एक टेल बन गया। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, आपने उसे खाया, स्टमक में गया, एक्सरसाइज भी कर लिया आपने अच्छी खासी, इंटेस्टाइन में गया। अब जब एंजाइम एब्जॉर्व करेगा तो एंजाइम के साथ प्रॉब्लम है, एंजाइम का जो रिसेप्टर पार्ट है वो उसके किसी एक पार्ट को एब्जॉर्व करके ही ट्रैप करता है। अब आपने सपोज ये टेल को ट्रैप कर लिया, अब उसका हेड कहीं और अवेलेबल है, वो टेल के रूप में एब्जॉर्व होकर उसने एंट्री दे दी आपके ब्लड के अंदर, ब्लड से वो आपके बाकी ऑर्गन्स तक चला गया, बट वो सब आधे अधूरे गए। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन बनानी है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है सपोज कीजिए, तो अलग अलग जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, प्रॉब्लम है वो आधा पार्ट ही बॉडी में गया। तो एब्जॉर्प्शन आपके पास वो बॉन्डिंग कैसे प्रॉपर हो सकती है, इसलिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर होते जाते हैं। दैट्स बेसिक फंडा। इससे बोलते हैं कि आप कोशिश करो कि जो चीज नेचुरल रूप से अवेलेबल हो उसके ऊपर नाइफ नहीं लगानी। इससे आप आज भी गाँव में जाओ, बेसिक वेजिटेबल वो हमेशा हाथ से तोड़ता है, उसको तो सुधार रहे हैं और हाथ से तोड़ते हो, कभी चक्कू नहीं लगाते हो। कहते सब्जियों पे चक्कू लगाने का मतलब आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर रहे हो। ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम बादाम, हर स्टूडेंट को चाहिए बादाम खाइए, बादाम खाइए। पेरेंट्स कहाँ से कितनी कितनी प्राइस की बादाम लेके नहीं आते। वो बादाम आप जाओगे शॉप पे तो 400 से लेकर 4000, 8000 तक की बादाम अवेलेबल होगी। और होगा क्या, मॉर्निंग में रात में गलाओगे, मॉर्निंग में मिक्सर में पीसोगे, मिक्सर में 100 चक्कर लगा लिए, समझ जाओ बादाम खाई नहीं खाई सब बराबर। क्योंकि विटामिन ए जो उसमें अवेलेबल था, जो एक लंबी कार्बन की चेन थी 18 कार्बन की, उसके साथ 2 रिंग और लगा रखी थी। सोचो आपने उसको इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वो खाओ ना खाओ दिस नॉनसेंसलेस, क्योंकि वो यूजलेस चला गया। प्रॉब्लम है आपकी बॉडी, आपकी जो सेल्स हैं, आपका एंजाइम्स है, वो ट्रैप कैसे करेगा, वो आधा अधूरा ट्रैप हो रहा है। तो विटामिन ए मिल नहीं रहा, तो बच्चों को हम बादाम खिलाए जा रहे हैं और यहाँ चश्मों के नंबर बढ़े जा रहे हैं। और हम चिंता कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। हम विटामिन ए के लिए पालक, वो क्या क्या वेजिटेबल का जूस नहीं पिला रहे, सब कटर में काट काट के उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को जीरो कर रहे हैं। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि आप जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है पहले न्यूट्रिएंट्स के पीछे भागो, कि हमको न्यूट्रिएंट्स को उसी फॉर्म में रखते हुए उसको बच्चों को खिलाना, ताकि बच्चा उस प्रॉपर विटामिन ए को एब्जॉर्व कर सके, न कि विटामिन ए के टुकड़े एब्जॉर्व कर सके। तो ये मुझे लगता है कि हम शायद ये जो ज्यादा मॉडिफिकेशन में आ रहे, ज्यादा कटर यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज
इतने सारे न्यूट्रिशंस जो आपके पास अवेलेबल थे उनको आप इतना काट काट के इतना परसेंटेज वाइज कम कर रहे हो। आप ये समझ लो कि एक बार आपने नाइफ लगाया ना, आपने वन टाइम के हिसाब से इतने टाइम्स न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर दिया। तो हम लोग जो बादाम खा रहे हैं उसके ऊपर आप कोशिश कीजिए दांतों से खाइए, उसे च्यूइंग कीजिए, दांतों से निगलना नहीं है, नेचुरल रूप से उसे प्रॉपर तरीके से 30 टाइम्स च्यूइंग कीजिए, उसके बाद उसे बॉडी में एब्जॉर्ब करेगी। बिकॉज बेटा जब तक वो च्यूइंग नहीं करेगी ना, बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर एक और प्रॉब्लम है, ये टीवी देखते हुए खाना, टीवी देखते हुए समझना। बच्चा सोचता है खा तो मुंह से रहे, जा तो स्टमक में ही रहा, टीवी की प्रॉब्लम क्या है, पर आपको पता नहीं कि आपका ब्रेन, आपका टंग, आपका इंटेस्टाइन सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टीवी देखते हुए खाओगे ना, तो यहाँ से जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलना चाहिए, ठीक है, हिस्टामिन, वो क्रिएट ही नहीं होगा। आप लाभ कितना भी अच्छे से अच्छा खा लो, अगर बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो न्यूट्रिशन वैल्यू का आप क्या वेस्ट करोगे। इसे बोलते कि तमीज से कंसंट्रेट लगा के खाओगे तब जाके पिट्यूटरी, बिकॉज हमारा जो हार्मोनल चैनल है वो प्रॉपर हमारे मन पर कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। तो अगर आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया तो भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि आप अच्छा खा तो रहे हो पर जब तक बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी, आपके अच्छा खाने का मतलब मीनिंगलेस हो जाता है। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपको न्यूट्रिशन वैल्यू वाला ही खाना है। मतलब आपको कटा हुआ या छिला हुआ या कटर से कटा हुआ, ग्राइंडर से पिसा हुआ वो नहीं खाएं, तभी आप अपने आप को ज्यादा हेल्दी और वेल्दी रख सकते हैं। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शरद कोठारी और मैं आपको आज बताने वाला हूँ ओवर केयर के बारे में। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बच्चों से हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो बच्चों के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चलता है अबाउट द कि हमारा जो प्रिकॉशन है पेरेंट्स का, ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है फ्यूचर के लिए। हमें लगता है कि ये बहुत छोटी सी लाइट सी बात है, पर ये छोटी सी जो लाइट सी बात होती है ना, जब बड़ी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा वाइड होने लग गई है। और आजकल शायद इन 20 ईयर्स में कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन आने लग गया है, क्योंकि हर पेरेंट्स के भी एक या दो ही बच्चे होते हैं और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट बच्चों को दें ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बन सके। बट क्या होता है, अति सर्वत्र वज्रते है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ज़्यादा प्रिकॉशन ही अब बच्चों के लिए मुसीबत बन गई, बिकॉज वो उनकी ग्रोथ के लिए बेसिक प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम है, जब तक बच्चा 5th क्लास का होता है तब तक बच्चों को ना यहाँ धूल न लग जाए, मिट्टी न खा ले, ठीक है, साइकिल चलाते समय गिर न जाए, कहीं इंजेक्शन न लगाना पड़ जाए। ये सब बेसिक चीज़ें पर बेटा ये 5 साल के बीच में हो जानी चाहिए। बच्चा जब तक साइकिल चलाते हुए गिरेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तब तक उसका ईगो ही हर्ट नहीं होगा। उसको समझ में आना चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी काम नया करने के लिए हमको गिरना पड़ता है, चोट लगती है, खून बहता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। अगर ये प्रिकॉशन हमको 5th क्लास तक सिखा दिया जाता है या नेचुरल रूप से उनके अंदर आ जाता है, तो उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो बार बार बीमार नहीं पड़ता है। आप जब तक बच्चे को मिट्टी में खेलने से रोकोगे, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो ही नहीं सकता। और वो फिर जब बड़ा होगा तो हर मौसम चेंज होगा, फिर बीमार पड़ेगा। तो अब बताओ, पढ़ाई पे ध्यान देगा या इन मौसमी चेंजेस से ही लड़ता रहेगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि 5th क्लास तक बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसको मस्त खेलने दो, मस्त कूदने दो, मस्तियाँ करने दो, और हो सके तो उसको उसकी जो बेसिक डिजीज़ जो इंडिया में जनरली होती हैं वो उनके अंदर हो जानी चाहिए, ताकि वो बचपन में ही उस चीज़ से बाहर निकल जाए और उनकी बॉडी में उस टाइप के एंटीबॉडीज़ बन जाएं, ताकि फ्यूचर में जब वो पढ़ाई के अंदर लगेगा तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं तो ये सब स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बच्चों को आज तक, जबकि 18-19 ईयर्स के हो गए, अभी तक चिकन पॉक्स ही नहीं हुआ है। आप सोचिए जब आगे एज में होगा तो वो बहुत दिक्कतें करेगा। तो कोशिश होनी चाहिए पेरेंट्स की कि यार चिकन पॉक्स जैसी चीज़ें भी 5th क्लास से पहले तक हो जाए, ताकि उनकी पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना हो। टाइफाइड, ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो बच्चों की इम्यून सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, जो उस समय पता नहीं चलती है जब वो ग्रोइंग एज के होते हैं। जब बड़े होने पे होती है तब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तब बच्चों का पूरा साल बर्बाद होता है केवल इस छोटी सी बात, इसी प्रॉब्लम के कारण। दूसरा जो मुझे लगता है ओवर केयर का जो शिकार पेरेंट्स करते हैं, खास करके मम्मा का जो ज़्यादा प्यार है ना, बहुत मुसीबत बनता है कि थोड़ा सा खा ले, थोड़ा न्यूट्रिशंस ले ले, उनकी डाइटिंग चार्ट बना के रखी है। बच्चा खाना नहीं खाता ये कह के कि उसको इतना ठूस ठूस के आप अगर देखिए तो 50% बच्चे अभी ओवरवेट हैं। अगर 9-10 क्लास में बच्चा ओवरवेट है, अब ओवरवेट है तो बताओ वो पढ़ाई पे ध्यान देगा या अपने वजन कम करने पर ध्यान देगा। 50% पॉपुलेशन, आप क्लास में आके देखिए कि 50% पॉपुलेशन को भी वज़न का प्रॉब्लम है, जबकि इस जनरेशन के लोगों को अंदर वज़न नाम की चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ओवरवेट, डबल वेट हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, फिजिकली रूप से फिट नहीं है। आप बेसिक सा फंडा है, आप अपने बच्चे को एक तो अपने बच्चों को टाइम देना सीखिए, कम से कम वीक में
1 घंटा तो आई थिंक कितना भी बिजी पेरेंट्स क्यों ना, 1 आवर इज एसेंशियल टू योर चाइल्ड और किड्स और सिबलिंग्स। वो ज़रूरी है कि उनको टाइम दीजिए 1 आवर, और 1 आवर के अंदर उनको खेलना सीखिए, उनके साथ खेलिए, कुछ भी गेम खेलिए। अरे 1-2 मिनट रनिंग करिए। आप 1-2 मिनट की रनिंग में देख के समझ जाओगे कि वो बच्चा आपकी 1-2 मिनट में हाफने लग जाएगा। आप बिल्डिंग में रहते हो, 4th फ्लोर तक लेके जाओ उसको, चल एक बार 2 चक्कर लगा के दिखा मुझे, आपको पता चल जाएगा कि वो फिजिकली, हो सकता है बच्चा आपका अंदर बाहर से 18-19 एज का हो, पर उसके इंटरनल ऑर्गन अभी से 50-60 क्रॉस कर चुके हो। तो फिर वो बच्चा आपको आप जो एम चाहता है या बच्चा खुद चाहता है, आप जो चाहते हो ना, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। क्योंकि आप जो ITG की फील्ड में दौड़ा भागी करवाना चाहते हो, तो बच्चा फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि वो तभी इतना टॉलरेंस और इतना हैवीनेस को झेल पाएगा। तो मेरा सजेशन है बच्चों के लिए स्पेशली कि आप भले मेंटली बहुत फिट हो, पर अगर आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली फिट ना हो, फिजिकली फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि जिम चले जाओ 1 आवर के लिए, आप कम से कम 10 मिनट रेगुलर रूप से स्कीपिंग करिए। देख से सबसे जो मुझे लगता है कि मेरा खुद का भी चाइल्ड है, हम उसकी भी पढ़ाई का टाइम इशू रहता है, हमारे पास भी टाइम इतना नहीं रहता, तो हम कोशिश करते हैं स्कीपिंग करने की। भाई 10 मिनट दिन में, केवल 10 मिनट आपको स्कीपिंग करनी है। एक बार अपनी बॉडी को वॉश हो, जब आपकी दिल की धड़कन आप खुद सुनने लग जाओ ना, समझ जाना कि आज आपने कुछ फिजिकली वर्क किया है। ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप साइकिलिंग, स्विमिंग जो भी चाहो कर सकते हो, पर कोशिश करो टाइम को सेव करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में हम रहते हैं, हम हिंदू से बिलोंग करते हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अपने पेरेंट्स के रूप में अगर आप हैं तो जिम्मेदारी निभाइए, कम से कम 1 आवर उनके साथ रहिए, और साथ में किसी गॉड का भी रखिए, ताकि साइकोलॉजिकली उसका 6th जो सेंस है वो भी डेवलप हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू होता है, जब तक 5th सेंस अगर आप किसी सलामत चल रहे हैं, जब तक 6th सेंस का कॉम्बिनेशन साथ में सेट नहीं होगा, बच्चा हर मुसीबत में घबराएगा, डरेगा, डिप्रेशन में जाएगा। आपको डिप्रेशन से बचाना है तो आपको आपका 6th सेंस यानी गॉड का, जिस चीज़ को हम देखते नहीं हैं, जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं, हम उन पे विश्वास करें और उस चीज़ को हम आगे तक लेके जाएं, कि हम उस पर भरोसा रखें कि वो हमारा अच्छा करेगा। ये 6th सेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और ये अगर बचपन में डेवलप हो जाता है तो बच्चा फिर साइकोलॉजिकली कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। क्योंकि साइकोलॉजी डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है और फ्यूचर में आने वाली, बिकॉज हम जो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सर्वाइव कर रहे हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अब आएगी। क्योंकि ये अभी तक फॉरेन में फेस कर रहे थे, अब धीरे धीरे ये इंडिया में भी शुरू हो गया है, खास करके उन लोगों के साथ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। आज ये हाल हो गया है कि 15-16 की एज के अंदर वो बच्चा अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं करता। तो वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगर मैं एक बार घर से चला गया तो बेटा मैं मुड़ के ना देखूं। अगर ये सिचुएशन है तो आप सोच सकते हो कि बच्चे के मन पे आप लोगों ने कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रखा है। मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल की एज के अंदर आपने उसे 50 साल जितना डोज तो पहले दे रखा है। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि एक अच्छी डिग्री के साथ साथ अगर वो अच्छे बच्चे के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में डेवलप नहीं हुआ, तो वो डिग्री ना तो उसके काम आनी है, ना आपके काम आनी है, ना इस सोसाइटी के काम आनी है। वो डिग्री कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिव थॉट बन के रह जाएगा। और अगर सपोज कीजिए आप पढ़ा के डिग्री गेन कर भी लेते हो, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, तो फिर वो डिग्री उसके लिए नॉनसेंस कंडीशन है, क्योंकि उस डिग्री का वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो प्लीज़ मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने भी पढ़ाई करके जीवन बनाया, पर हमने पढ़ाई के साथ साथ बाकी जीवन भी जिया है। ऐसा नहीं केवल एक ही के ऊपर लगे रहें, उसी के ऊपर पागल हुए जा रहे हैं। और 10th तक कोशिश करो कि उसको सब तरह का टेस्ट डेवलप करना सीखो, और उसकी इच्छा और उसकी जो उम्र के हिसाब से उसकी जो इच्छाएं, उसकी जो कह सकते हैं बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उनको आपको सेटिस्फाइड करना चाहिए। बिकॉज जब तक बच्चा खुशी नहीं रहेगा ना, वो पढ़ाई करना मतलब नहीं, क्योंकि वो जब तक उसे एज ए वेट या वजन के रूप में समझेगा ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, और बढ़ भी गया ना तो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि 4 साल पढ़ाई करने के बाद में आप आगे आपको बहुत मुसीबतें मिलेंगी। तो बच्चों को मुसीबतों से फेस करना सिखाइए। उनको ये मत कहो कि ये करने से डर होगा, उनको कहे कि अगर गिरा है ना, चल खड़ा हो, वापस जा, फिर से चला, एक बार फिर गिर के दिखा, और आपकी बार रो के मत आना। जब तक आप अपने मुंह से ये स्टेटमेंट नहीं दोगे, बच्चा कभी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को एक हार्ड स्टोन बना के बाहर निकालें, क्योंकि वो जब तभी इतना तपेगा, इतनी चमक होगी, सनलाइट होगी, तब जाके वो एक परफेक्ट स्टोन बन के बाहर निकलेगा। वही धीरे धीरे फिर कोल और डायमंड में कन्वर्ट होगा। आपको क्या लगता है सीधे डायमंड बन जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए।
तो आप उसको बहुत थोड़ा हार्डवर्क करना सिखाइए, एनर्जी दीजिए और उसके साथ थोड़ा टॉकेटिव बात भी कीजिए। और कोशिश करिए कि आप जितना उनसे टॉकेटिव बात करोगे, जितना मोबाइल से, इंटरनेट से, टीवी से दूर रहोगे, उतना आप अपने बच्चे को टाइम दे पाओगे। क्योंकि अब आई थिंक प्रॉब्लम बच्चे की नहीं है, अब प्रॉब्लम पेरेंट्स में ही शुरू हो गई है। तो कोशिश करो कि आप उनको टाइम तो दीजिए और ये ओवर केयर करना बंद कीजिए, उसको उसकी लिमिट तक खिलाइए। आपको लग जाएगी यार ये ज़्यादा वजन हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है, इसका टाइम कहीं ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाओ कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके सॉर्ट आउट पर लगिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आगे इसी तरह से हम मिलते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको पिछले वीडियो समझ में आए होंगे और शायद आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इन द सेम पैटर्न आज का जो टॉपिक है दिस अबाउट द फास्ट फूड। ये एक टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, बट आजकल की जनरेशन को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि व्हाट इज़ द ये फास्ट फूड का प्रॉब्लम क्या है, आखिर हमें क्या प्रॉब्लम होती है फास्ट फूड खाने से। क्योंकि फास्ट फूड बहुत टेस्टी होता है, मतलब अपने घर के बोरिंग खाने से बहुत अच्छा होता है और देख के जो लगता है कि थोड़ा डिलीशियस भी है, न्यूट्रिशंस भी ऐसा लगता है। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये समझाने में शायद किसी हद तक नाकाम रहे हैं कि फ़ास्ट फूड टेस्ट में भले अच्छा हो पर ये हमारी बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या मैं कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा हर्डल्स है हम लोगों के लिए एज ए पेरेंट्स कि हम कैसे सिखाएं कि फ़ास्ट फूड का इशू हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको मेडिकल साइंस के रेस्पेक्टली सोचते हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस चीज़ को समझना। देखिए, फास्ट फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। बट फास्ट फूड जो बनाने का बेसिक प्रोसेस है उसमें जो आप मैदा यूज़ करते हो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैदा गेहूं का ही एक फॉर्म है। देखिए, गेहूं से आप आटा भी बनाते हो, उसका और फाइनेस्ट फॉर्म बनाओगे तो वो मैदा बनेगा। वो दिखने में लुकिंग अच्छा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ होता है, तो टेस्ट भी थोड़ा यूनिक आता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है वो समझिए। आपने फास्ट फूड का टेस्ट में बहुत अच्छा है, टंग तक के लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा खाने में और यूनिकनेस होगी और आपको बार बार खाने की इच्छा भी होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि टेस्ट अच्छा है तो खाने की इच्छा तो ज़्यादा अच्छी होनी। और सबसे बेस्ट तरीका वो इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, आप ऑर्डर करोगे हाफ एन आवर में आ जाएगा। आप रोटी सब्जी ऑर्डर करोगे तो हाफ एन आवर में आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस और मेकिंग होती है। सबसे बड़ा जो फास्ट फूड का इशू जो मुझे लगता है कि आपने खा तो लिया मैदा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या प्रॉब्लम करेगा ये आपको शायद अच्छे से पता होना चाहिए कि माउथ से च्यूइंग करने के बाद में वो फिर आपकी स्टमक में जाएगा। स्टमक में 2-3 घंटे रहने के बाद में फिर वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। आपकी जो इतनी बड़ी फूड पाइपलाइन अवेलेबल है, इंचेस में अवेलेबल है फूड लाइन। अब आपको प्रॉब्लम है कि अगर आप कभी सुनोगे कि आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, तो कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बट प्रॉब्लम है प्रोटीन की। प्रोटीन के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब प्रॉब्लम है ये जो मैदा आपने खा लिया, अब वो मैदा जब अंदर जाने के बाद, चूँकि वो बहुत ज़्यादा चिकना है, आप सिंपल सी कटोरी में मैदा लीजिएगा, उसमें थोड़ा पानी डाल के रखिएगा और उसको हाथ से ऐसे करिएगा और उसके बाद उस हाथ के अब जब आप देखोगे तो आपको अपना बहुत ही चिपचिपापना नजर आ जाएगा। और वो जो चिकनेस होगी ना वो आसानी से हटने वाली नहीं है। आप कितना भी पानी से वॉश कर लीजिएगा अपने हैंड को, वो चिकनेस आपके हाथों पे रहेगी। यही स्थिति आपकी इंटेस्टाइन में होती है। जब वो मैदा अंदर इंटेस्टाइन, टेस्ट बहुत अच्छी बात है, न्यूट्रिशन भी अच्छे हो सकते हैं, बट जब वो इंटेस्टाइन में जाके चिपकेगा तो वो जो चिपका हुआ ना वो लेयर्स की लेयर चढ़ती चली जाएंगी धीरे धीरे करके, और एक लिमिट ऐसी होगी कि आपका पार्ट वहाँ से एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। आप सोचिए, फास्ट फूड खाने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको लगता है सर न्यूट्रिशंस तो हम और भी खा ही रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है अगर आपने अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वो कोटिंग कर दी तो वहाँ से प्रोटीन या अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन आपकी ब्लड में जा ही नहीं सकता। अगर वो ब्लड में नहीं जाएगा तो ऑफकोर्स आपको धीरे धीरे डेफिशिएंसी आ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अगर आपको फास्ट फूड इतना ही पसंद है तो 7 दिन तक सवेरे शाम वही खा के देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। आपको 7-10 डेज में सिम्टम्स नज़र आने लग जाएंगे, आपको कंफर्म डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी, आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आप आसानी से फ्रेश ही नहीं हो पाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर न्यूट्रिशन इतने अच्छे होते और टेस्ट इतना अच्छा होता तो फिर ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए था। प्रॉब्लम है फास्ट फूड खाना, प्रॉब्लम नहीं है। फास्ट फूड खाने के बाद
वो जो स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके जब कोटिंग के रूप में चिपकेगा, और वो कोटिंग के रूप में जब चिपकेगा ना, दैट्स द बेसिक रीज़न ऑफ डायबिटीज़, दैट्स द बेसिक रीज़न ऑफ ब्लड प्रेशर। आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा, जबकि उन्होंने तो बचपन में बहुत अच्छी रोटियाँ खा रखी हैं, उन्होंने फास्ट फूड नहीं खा रखा है, पर अभी इन 5-7 सालों में जो उन्होंने जो फास्ट फूड खा रखे हैं, उसका रीज़न है कि उनको अभी से उनके इंटेस्टाइन के अंदर जो कितनी लेयर की कोटिंग हो चुकी है, वो कोटिंग होने से एब्जॉर्प्शन पावर कम हो रही है, और इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन पावर कम होने का सीधा सा मतलब है कि आप धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हो, धीरे धीरे आप ओल्ड हो रहे हो, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स ओल्ड हो रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी एज को कम कर रहे हो। हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खाने से या खास करके बिस्किट खाने से हमें क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान केवल इतना सा हो रहा है कि आपके इंटेस्टाइन के ऊपर इतनी कोटिंग चढ़ रही है, और वो कोटिंग आसानी से नहीं निकलेगी। आप एक्सरसाइज भी छोटी मोटी एक्सरसाइज से भी नहीं निकलेगी। आप अगर थोड़ा सा पुराने यूट्यूब के वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो कोटिंग होती है ना, 10-10, 15-15 साल इंटेस्टाइन के रूप में चिपकी रहती है, 15 ईयर्स तक। सोचो वजन का इश्यू होगा, 15 साल तक अगर वो मैदा वहीं पे चिपका हुआ है, तो सोचो उसने कितने अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। भले उसके बाद आप कितना भी न्यूट्रिशंस खाओ, फ़ायदा खत्म हो गया। अगर आप वास्तव में मैदा खाना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, फास्ट फूड खाइए 7 डेज़ में, 15 डेज़ में खाइए। साथ में एक रूल बना के रखिए, हमेशा गर्म पानी पीना। हम खुद भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपोज कर रहा हूँ फास्ट फूड को। मैदे की कोई भी चीज़ आप जीवन में खाओ तो रूल बना लो कि उस दिन आपको केवल गर्म पानी ही पीना है, ताकि वो आसानी से गल जाए, डिज़ोल्व हो जाए और वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाए। अगर वो इंटेस्टाइन से बाहर निकल गया ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, फिर आप टेस्ट भी का भी इंजॉय कर सकते हो। न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत कम होगी, वो आपको अच्छे से पता ही है, क्योंकि आपने बैक्टीरिया फंगस लगा के उसको, ईस्ट लगा के उसको वैसे उसका डिग्रेड कर दिया, तो न्यूट्रिशंस वैल्यू आपसे बहुत कम है। बट वो जो इंटेस्टाइन में चिपक रहा है, तो हमको एक ही सॉर्ट आउट करना है, फास्ट फूड खाना है 7 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर, रेगुलर नहीं खाना है। सेकेंड पॉइंट, आपको गर्म पानी रेगुलर पीना। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपको कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक से हाय तौबा कर लेनी है, आपको वो पीनी नहीं है, चाहे कोई फ्री में भी क्यों ना अवेलेबल करवा दे। आप केवल गुनगुना लुक वार्म वाटर ही पिएं। दैट्स वेरी वेरी इजी वे टू एक्सप्लेन, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी है, आप बच के जा नहीं पाओगे। दैट्स वेरी बेसिक फंडा। तो आप लुक वार्म वाटर पीजिए, आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, सेफ रहेंगे, और थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज का मतलब स्कीपिंग कीजिए। स्कीपिंग को मैं इसलिए बेस्ट बोलता हूँ 10 मिनट के लिए, क्योंकि स्कीपिंग करने से आपकी पूरी बॉडी उछलती है और बार बार वो जो जंप करके नीचे आती है, तो जो भी चिपका हुआ इंटेस्टाइन पे होगा ना, वो अपने आप निकलेगा। तो दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो टेस्ट में अच्छी होती है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेस्ट में बहुत बेकार होती है, पर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और प्लीज़ वेरिएशन करके खाना सीखिए। आप देखिए कि 7 डेज़ में आपने जो चीज़ खाई वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी चेंज, क्योंकि इससे आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे, तो आप ढंग से पढ़ाई कर सकोगे, ढंग से जॉब कर सकोगे, आप सिंसियर होकर काम भी कर सकोगे। बिकॉज अगर ये मंदिर जिसको आप बोलते हैं, ये मंदिर अगर सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं है, तो बेटा ना आपका मन ध्यान में लगे, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम होती है। आप अगर इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सी गंदगी लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको बार बार बीमारी होगी, आप साइकोलॉजिकली फिट नहीं रहोगे, बिकॉज आपके सारे हार्मोन्स वहाँ चिपके रहेंगे। क्योंकि क्या होगा, आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो बार बार उस इंटेस्टाइन को प्रेशराइज करेगा क्लीन करने के लिए, और एक लिमिट तक जो क्लीन नहीं होगा तो वहाँ की नसें एकदम स्टीक हो जाएंगी, उसके बाद में फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगी। तो अच्छी खासी लाइफ मिली है, इंजॉय कीजिए, गर्म पानी पीजिए और लिमिट में खाइए, और अति सर्वत्र वर्ज्यते इस लाइन को हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, ताकि जीवन में हम सही तरह से आगे बढ़ सकें। और अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो आप बाकी सब काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हेल्दी और वेल्दी बोलना इतना आसान नहीं है। याद रखिएगा, हेल्दी पहले है, वेल्दी बाद में। तो पहले हेल्थ पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अगर सही सलामत है तो बाकी जीवन के सब काम आसानी से होते रहेंगे। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा एक छोटा सा पॉइंट है, पर बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सब सुनते हैं, जानते हैं अबाउट द मेडिटेशन, बट शायद यंग जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है, ये तो फ्री लोगों का टाइम है, ये तो ओल्ड एज टाइम है, जब हमारी उम्र हो जाएगी तब हम मेडिटेशन करेंगे। पर अगर आपको इंसोनेमिया, आपको नींद का इशू है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत कमज़ोर है, आपको नींद टाइम पे नहीं आती, नींद में अपने आप उठ जाती है और बहुत सारी नींद आती है, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में कहीं
फिजिकल, केमिकल या मेंटल लोचा। बिकॉज बेटा आपका जो नेचर है, जो सिस्टम है, इकोसिस्टम बनाया गया है, वो एक्चुअली 3 चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या हम इसको बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, या हम इसको बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या हम इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। आप अगर देखोगे इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे, क्यूरियस हो उस पार्ट पे, तो आपको लगेगा कि यार कुल मिला के हर चीज़ 3 फेज से मिलके बनी होती है। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी बॉडी भी 3 फेज से मिलके बनी है, और हम तीनों का बैलेंस करते हैं तब जाके हम किसी अच्छे एम को गेन कर सकते हैं। दैट्स ए बेसिक फंडा। अब प्रॉब्लम है कि मेडिटेशन की जरूरत इसलिए होती है कि ये जो तीनों फेज है ना, एसिड, बेसिड और न्यूट्रल, ये अपनी बॉडी में बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अगर आपने सुना होगा, देखा होगा कि स्टमक तक का मीडियम एसिडिक, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम बेसिक, और फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन आता है तब तक जाके वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तीनों इकोसिस्टम में बैलेंस सिचुएशन है। क्यों बोला जाता है कि आप ओम बोलिए? ओम का जो बेसिक हिंदू माइथोलॉजी कंसेप्ट है वो ये है कि ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ, शिवम का म। ये स्टमक ब्रह्मा जी का पार्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका मीडियम एसिडिक है। उसके बाद जब आप आगे के लिए जाओगे तो विष्णु वाला पार्ट हो जाएगा। दैट्स द थीम कि वहाँ पे आपका मीडियम बेसिक है। और जब आप बड़ी आंत की ओर जाओगे, लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जाओगे, तो शिवम का म कहलाएगा, दैट्स ए न्यूट्रल। इसे जब आप ब्रह्मा बोलते हो ना, तो ब्रह्मा या किस से साथ साथ जब ओम बोलते हो, ओम में तीनों का बैलेंस क्यों है? ओ, तो अपने आप देखना आपको यहाँ तक की आवाज़ आएगी। ऊ, उससे नीचे इंटेस्टाइन के लिए बात होगी। माँ, सीधे नाभि की बात होगी। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको फील हो जाएगी कि यार वास्तव में ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली हमारे इंटेस्टाइन के पूरे सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बैलेंस करने के लिए बनाया गया। क्योंकि आपने पढ़ा, अगर सुन रखा है 6-7 क्लास के अंदर, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका सेरिब्रम से मेंटेन नहीं होता, ये मेडुला ऑब्लिगेटा से मेंटेन होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी से मेंटेन होता है। तो दैट्स द फेस कि हमें तीनों को बैलेंस करना आना चाहिए। अब कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये सब काम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो आप जब भी सो के उठते हो, उस समय, उठते समय अगर आप ये कर लो तो सबसे बेस्ट है। या फिर जब सोने के लिए जा रहे हो तब कर लो। सबसे बेस्ट तरीका है जब आप सोते हुए जब उठोगे मॉर्निंग में या दिन में, जैसा कि आप जानते हो, तो उस समय शुरुआत में जो 5 मिनट का फेज़ है उसमें अपनी आंखों को आधा बंद और आधा ओपन करके रखिए। इसको बोलते हैं मिड फेज। मिड फेज का मतलब होता है कि जब सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को कन्फ्यूजन हो जाए। आपको बता दूं कि जब हमारी आंखें खुली होती है तो हमारा जो सेरिब्रम होता है वो एक्टिवेट फॉर्म में रहता है, और जब हम आंखें बंद करते हैं यानी हम नॉन लिविंग फेज में जा रहे होते हैं, तब हमारा सेरिबेलम पार्ट एक्टिव होता है। तो हमारे विचार आना कब बंद होंगे? तो या तो सेरिब्रम सोचेगा या सेरिबेलम सोचेगा। जब आप मिड फेज में आते हो तो ना सेरिब्रम को लगता है सेरिबेलम सोचेगा, सेरिबेलम को लगता है सेरिब्रम सोचेगा। तो वो ऐसा मिड फेज होता है जब हमारे मन के अंदर सारे विचार बंद हो जाते हैं। और जैसे विचार बंद होंगे ना, हमारे हार्मोन सब न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि हम अपना हार्मोन कंट्रोल सेरिब्रम और सेरिबेलम के कन्फ्यूजन से शुरू होता है। इससे बोलते हैं कि अगर आपका कोई भी फेज ऊपर नीचे है, ठीक है, तो उसका बेसिक तरीका है कि आप अपने इस वाले पिट्यूटरी हार्मोन्स वाले पार्ट को एक्टिवेट करो। अब एक्टिवेट का मतलब, अगर आपको गुस्सा है और आपने मेडिटेशन करके और गुस्सा बढ़ा दिया तो आप फंस जाओगे। अगर आप बहुत ठंडे हो और आपने बहुत कूलनेस आ गई तो और ज़्यादा ठंडे हो जाओगे तो काम करना बंद कर दोगे। तो हम एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप अपने आप को नॉर्मल रखिए, जैसा कि नेचर चाहता है। तो उसके लिए जो तरीका वो ये होता है कि आप मिड फेज में रहो, मतलब अपनी आँखों को आधा खुला रखिए, आधा बंद करिए, हाफ ओपन सिचुएशन में कुछ समय तक ओम की चैंटिंग करो, और वो भी पिट्यूटरी को ध्यान में रखते हुए, ताकि पिट्यूटरी को बार बार प्रेशराइज किया जाए मन से कि भैया तुम प्रॉपर एक्टिवेट हो, आप अपना काम ढंग से करो। इसका मतलब ये होता है। और जब ये काम अपना आप ढंग से करेगा ना, तो एक टाइमिंग के हिसाब से अपने आप सब टाइप के हार्मोन क्रिएट करेगा, और वो सब हार्मोन्स आपके लिए ज़रूरी हैं, बेसिक फॉर्म है, ताकि आप अपने आप को ढंग से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आप मन से बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग है कि मुझे पढ़ाई करनी है, फिजिकली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यार हम तो बहुत घंटे 5-7 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, बट साइकोलॉजिकली जो आपका हार्मोन्स पार्ट होता है, जो आपके बाकी सब ऑर्गन्स को इस फॉर्म के लिए क्रिएट करता है कि भैया इस काम को करने में मदद करो, वो हार्मोन्स तभी सीक्रेट होंगे जब तुम उसको ऑर्डर दोगे सीक्रेट करने के लिए। और वो सीक्रेशन पिट्यूटरी के पास है, और वो आपका ना सेरिबेलम बोलेगा, ना सेरिब्रम बोल पाएगा, ना सेरिबेलम बोल पाएगा। इसलिए कहते हैं कि
तीन जो फेज है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, तो ओम चैंटिंग करके आपने अपना मेडुला ऑब्लांगेटा पार्ट को एक्टिवेट किया है और सेरिब्रम और सेरिबेलम को मिड में रख के आपने अपने पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया। तो कुल मिला के आपने अपना सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पिट्यूटरी, इन चारों चीज़ों को एक कंट्रोल में लेके आ गए और इसी को शायद बैलेंस करना कहते हैं। और जब ये चार चीज़ें कंट्रोल होगी ना, तो ये आपका बॉडी, आपका शरीर अपने आप कंट्रोल में चला जाएगा। दिस इज द पार्ट, इसको बोलते हैं 5 मूलभूत सिद्धांत कंसेप्ट। तो इस तरह से आप अपने आप को ज़्यादा सही तरह से एक्टिवेट कर पाओगे और आप ज़्यादा अच्छी तरह से जो भी आपका पढ़ाई का एम है वो कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ये सब बैलेंस करने से आपके नेगेटिव थॉट जो आपके साथ आएंगे, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जरूर आएगा। तो जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, थकान वकान महसूस कर रहे होते, तो उस समय फिर हम अपने गलत डायरेक्शन में अपने आप जाएंगे। आपको स्मोकिंग, आपको ड्रिंकिंग या आपको और अलग अलग टाइप के शौक शुरू हो जाएंगे जब भी आप किसी गहराई में जाओगे पढ़ाई के लिए। तो समझदारी होती है कि आपको अपने पॉजिटिव को बढ़ाना और इसको कम करना है। ये कम करने का बेस्ट तरीका मेडिटेशन ही होता है। इसलिए कह रहा हूँ, मेडिटेशन करिए, आप अपने जीवन में ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। और मैं ये केवल 5-7 मिनट के लिए कर रहा हूँ, अपन को 2-4 घंटे करके बाबा बनने का शौक तो है नहीं। तो भैया इतना करो कि आपका जो बॉडी है वो सही तरह से काम करे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी में जो थकान और जो नींद का इश्यू ना, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप फटाफट आगे बढ़ पाओगे। तो इसी तरह के हम वीडियो और आगे बनाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि पढ़ाई तो आप अच्छी कर ही रहे हो, साथ में जो ये पैरेलल में, ये साइड में, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ताकि हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आगे बढ़ा सकें। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो थीम है ना, वो मैं परफेक्शन पे लेके आया हूँ। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को यही परफेक्शन चाहिए कि ये काम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बस परफेक्शन से होना चाहिए। ये नहीं मानते कि परफेक्शन कैसे लाया जाता है। दैट्स ए वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम। हम अपने जीवन में कोई भी एम बनाते हैं, चाहे टाइम टेबल से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो या डिग्री से रिलेटेड हो, साथ में एक वर्ड जरूर आता है, परफेक्शन। और मैक्सिमम लोग इस जगह पे कमज़ोर पड़ते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग 2 दिन तक तो एक अच्छा, जिसको तो भूत चढ़ता है 2 दिन का, कि हाँ 2 दिन तक हम अच्छा करेंगे, पर फिर जब मेंटेन करने की बारी आती है ना, तो धीरे धीरे वी जस्ट डिग्रेड। हम धीरे धीरे अपने आप को कम करने की कोशिश करते हैं, या टाइम टेबल सेट नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। पर हमको जो स्टेप्स उठानी है ना, वो ग्रेजुअली अपवर्ड उठानी होती है। बट आप देखिएगा 90% लोग को जो भी एम बना के रखते हैं, उस एम को बनाने के बाद वो उससे हमेशा स्लोप डाउन ही जाते हैं। वो मेंटेन या अब तो सोचते भी नहीं है, जा ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो मैं आज इसी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ कि आखिर हम ऐसा क्या मैनेज करें अपने अंदर कि हम अपने आप को या तो प्रॉपर गो स्टडी कंडीशन में रहें या अपवर्ड डायरेक्शन में रहें, डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में ना रहें। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स बनाए जो आपके लिए शायद बहुत अच्छे हेल्पफुल हो सकते हैं हर किसी काम के लिए, नॉट ओनली फॉर IIT फॉर कंपटीशन। आप अपने बेसिक जीवन में भी उन चीज़ को रूल को अदा करें। परफेक्शन लाने के लिए सबसे पहले आपका फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए। तो फिजिकली फिट होने का बेसिक रीज़न ये नहीं है कि आप 2-4 घंटे एक्सरसाइज करो जिम में जाके। आप फिजिकल फिट होने के लिए 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई एक योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, बट अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर 10 से 15 मिनट उसको ज़रूर दीजिए। जनरली ऐसा बोलते हैं कि 20 से 30 मिनट वॉकिंग होना चाहिए, पर आई थिंक आज तक की जो जनरेशन है ना, वो इतना वॉकिंग को पसंद नहीं करती है। बाकी अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग किसी गार्डन के एरिया में जहाँ बहुत सारा प्लांटेशन अवेलेबल हो, अगर आप वहाँ 20 मिनट तक अपना मॉर्निंग टाइम पास करते हैं, तो आपकी बॉडी का फिजिकली, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से इनहेल हो जाती है, तो अगर ऑक्सीजन बहुत अच्छे से इनहेल हो जाएगी तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिव होकर काम करेंगे। इससे अर्ली इन द मॉर्निंग जनरली बोला जाता है जल्दी उठो, थोड़ा वॉकिंग करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे। अगर आपने शुरुआत के मॉर्निंग के 2 घंटे में ये काम कर दिया, तो उसका मतलब ये कि आपके इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन थी वो सही तरह से आपके लंग्स में गई और आपके सारे ऑर्गन्स तक चली गई, तो आपके सारे ऑर्गन्स सही तरह से काम करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो आप फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए यूज़ करते हो। सेकेंड पार्ट जिसको आप मेंटली परफेक्शन के लिए लाना चाहते हो, तो भैया मेंटली परफेक्शन लाने का एक बेसिक सा तरीका होता है, आप जिस भगवान या जिस चीज़ को भी आप मानते हो, ठीक है, आप 5 से 10 मिनट उनके लिए भी रेगुलर दीजिए।
और ये परफेक्शन इज़ ए रूटीन, क्योंकि जब तक आप ऐसे रूटीन में सेट नहीं करोगे आपको लगेगा ये 5-10 मिनट देने से क्या होता, नहीं बेटा, वो टाइम पंचुअलिटी दिखाता है। टाइम जब तक पंचुअल नहीं होगे, सिस्टमेटिक नहीं होगे, तब तक आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बड़े लोग हमेशा इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम करते हैं कि खास करके फादर, कि भैया आप टाइम पे पंचुअल नहीं हो, आप कोई काम ढंग से नहीं करते हो, तो वो दैट्स ए वेरी बिग इशू। और वो हमें नहीं पता कि वो 2-2 4-4 मिनट की जो आदतें होती हैं ना, वो कब जाके हमारी लाइफ का रूटीन बन जाती हैं। और वो रूटीन अगर सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो बिगड़ गया ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम कहीं ना कहीं हर केस में, हर सिचुएशन में हम कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी को जताते हैं। तो कोशिश करो कि चाइल्डहुड कंडीशन से लेकर के पढ़ाई करने, जॉब आने से पहले आप में ये परफेक्शन वर्ड आ जाना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जीवन ज़्यादा आसानी से जिया जा सकेगा। आप भी जी पाओगे और आपके आसपास वाले भी जी पाएंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब में भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके सिवा आपको रूटीन रूप में परफेक्शन लाने का बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया वो ये होता है कि आप लोगों को अपना रूटीन फिक्स करना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मिनट के ऊपर ध्यान दो, पर कम से कम आप शुरुआत में आवर्स पे ध्यान देना शुरू कीजिए। अब आवर्स को जब मैनेज करना सीख लोगे, जो कि हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद आप मिनट को मैनेज करना सीखिए। और जब मिनट को मैनेज करना सीखोगे तो फिर धीरे धीरे सेकंड को मैनेज करना सीखिए। परफेक्शन लाने के लिए आपका समय, जिसको तो समय बहुत बलवान है, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम इज़ मनी, इन सब का बेसिक स्लोगन ये होता है कि आपको अपने जो समय है उसको थोड़ा मैनेज करना आना चाहिए और उसको किसी भी तरीके से वेस्ट, मतलब हम उसका किस तरह से आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन अगर दिया जाए तो कितने मिनट में करना है, कितना टाइम लगेगा, अगली बार करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ये सब छोटी छोटी सी बातें पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो बंदा सेकेंड लेवल पे सोचता है टाइम का, वो ज़िंदगी में अपने आप हर केस में, हर सिचुएशन में आगे बढ़ जाता है, बिकॉज उसको उसकी कीमत पता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर फ़ायदा उठाइए अगर आपको परफेक्शन लाना चाहते हो जीवन में। फिर अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपनी मिस्टेक्स करते हैं। देखिए हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो गलती करके सीखते हैं। 1% गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको गलतियों से पहले समझ में आ जाता है, ठीक है, पूर्वाभास हो जाता है। बट 99% जनरेशन ऐसी होती है जो गलती करने के बाद सीखती है। तो अब 99% में से गलती करने के बाद सीखती है, पर परफेक्शन वो लाती है जो एक गलती करने के बाद वही गलती वापस रिपीट नहीं करती है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक बार कोई गलती कर चुके तो अगली बार भी वही, उससे अगली बार भी वही गलती करते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइफ में आप ये फंडा भी यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, बिकॉज इससे आप कुछ नई गलतियाँ सीखोगे। तो गलती करना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि लाइफ में पता रहे कि यार ये गलती करी थी, इसकी ये चोट खाई थी, तो अगली बार हम इससे कुछ नई गलती करेंगे, कम से कम इस गलती को रिपीट नहीं होने। एक समझदार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और परफेक्ट इंसान तो हमेशा चाहता है कि हम किसी तरीके से गलती ना करें। इसके सिवा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी टंग की कीमत या वैल्यू ऑफ टंग पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ मुंह से बोल दी तो उसको एक बार सोच समझ के डिसाइड कर लेना कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया है और आप उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुंह बंद रखिए, सॉरी बोलना सीखिए। हम में से मैक्सिमम लोग कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद में वो काम हमसे होता नहीं है, तो फिर उस टाइम या उस वे का या जो टॉकिंग आपने करी उसका कोई मतलब नहीं हो रहा। एक बार आपने भले छोटी सी बात के लिए भी अपनी टंग खराब करी, या आपकी टंग से आपने जो बोला या जो स्टेटमेंट आपने दिया वो आप नहीं कर पाए, तो आप सामने लगे इंसान दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाता है कि ही इज़ अनसिस्टमेटिक इन हीज़ लाइफ। और वो हो जाने के बाद वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इसलिए आप स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर आप अपने टंग से कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आगे ध्यान रखिएगा कि उसको आपको प्रूव करना है। या तो स्टेटमेंट देना बंद कर दीजिए, और अगर दें तो सोच समझ के दीजिएगा कि आगे के लिए हमको फिर ये करना पड़ेगा। तो अपने टंग स्टेटमेंट पे बहुत कमांड करना होता है परफेक्शन लाने के लिए। इसके सिवा एक और बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है कि हम में से बहुत से लोग हैं ना, एक कोई भी टॉपिक हो उसके पीछे बहुत कस के लगे रहते हैं। अच्छी बात है, कस के लगे रहते हैं, उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट को भूल जाएं परफेक्शन लाने के लिए, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का काम तो ही नहीं, लाइफ लॉन्ग काम होता है। तो आप ऐसा ना करें कि हमने कोई एम गेन कर लिया, अब उसके समय खाना भूल गए, पीना भूल गए, सोना भूल गए और हम पागल तो उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक दिन कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ोगे, और जब बीमार पड़ोगे तो फिर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था ना, उसी को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा।
आपको पढ़ाई करनी, तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो आपकी मशीन है उसको, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत है। अब आप चाहो कि पढ़ाई करनी और ऑक्सीजन लेना नहीं चाहता, अच्छी ऑक्सीजन लेना नहीं चाहता, तो बेटा फिर आगे शरीर खराब तो हो ही रहा है ना। तो एट द एंड फिर वो आपकी उस सबसे बड़े एम को ही धो देगा। तो इसलिए परफेक्शन लाने के लिए अपनी लाइफ को प्रॉपर टाइम के हिसाब से मैनेज करिए कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रूटीन को मेंटेन करना सीखिए। हम में से मैक्सिमम लोग रूटीन को बहुत इरेगुलर मिस मैनेज करके रखते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होता है। इसके सिवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए, जब भी आपको परफेक्शन की बात की जाए तो बहुत से लोग इतना बड़ा एम बना लेते जितना लाइफ उनकी है। लाइफ तो छोटी सी और एम बहुत बड़ा हो गया। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि एम उस तरह का बनाइए जो आप अचीव कर सकें। शुरुआत के एम बहुत छोटे होने चाहिए, धीरे धीरे उसे बड़ा होना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग पहला एम इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। उस चक्कर में फिर हमें यही लगता है कि हाँ हम ये नहीं कर पाएंगे, हमें डिप्रेशन का इशू हो रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आप देखना आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी दुखी आत्माएं घूम रही होंगी क्योंकि उन्होंने अपना एम बहुत बड़ा बना लिया है। अब आप प्राइमरी लेवल पे अगर हो, शुरुआत के लेवल पे हो, तो अपना एम लाइफ का छोटा रखिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जो अचीवमेंट है ना, वो जब आप कंप्लीट करते जाओगे तो अपने आप बड़े अचीवमेंट तक पहुंचने की खुशी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, हम इतना बड़ा अचीवमेंट खुश करने के लिए सोच लेते हैं कि उसके चक्कर में हम बाकी समय पूरा दिन दुख में ही मनाते हैं। तो अगर इतना दुख मना के कोई अचीवमेंट गेन करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी इंजॉय करना सीखिए, क्योंकि वो आपको आगे बड़े एम के लिए हेल्पफुल करती हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसके सिवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली बच्चों को लगता है कि बड़ों को भी लगता है कि हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा, अगर बाय चांस कभी परफेक्शन वाला पार्ट नहीं होता है तो आपको अपने मुंह से सॉरी वर्ड तो आना ही चाहिए। मैक्सिमम लोग आई थिंक इस वर्ड को बोलना अपनी ईगो को हर्ट करना समझते हैं। और अगर आप ये वर्ड नहीं बोल सकते तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम हमेशा जो हमने सोचा जितना परफेक्शन से किया हम उतना परफेक्शन से ले पाए, पर अगर उस परफेक्शन के लाने के चक्कर में हमारे आसपास के सराउंडिंग वाले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि यार ये गड़बड़ हो रही है, या हमने गलत तरीके से उनका दिल दुखा दिया, तो आई थिंक सॉरी वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये वर्ड बोल के आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे, प्लस आपके सराउंडिंग वाले आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जब भी आप अपने आप को इधर उधर मिसमैनेज करोगे तो वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये वर्ड नहीं बोलोगे तो वो भी आपका हाथ छोड़ देंगे कि भैया ये इस पॉइंट के ऊपर कमज़ोर है, तो क्यों ना हम भी इनसे दूर हो जाए, क्योंकि एक दिन ये परेशानी एक दिन हमको घुमा के फिर से देगा। तो ये कुछ बेसिक लाइफ के फंडे होते हैं जो आप क्लियर कीजिए, बिकॉज इसको क्लियर किए बिना आप आगे नहीं जा पाओगे। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का सोचना है, तो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। आपको फिज़िकल अपने आप को ध्यान रखना है, आपको मेंटल अपने आप को ध्यान रखना है, आपको अपनी टंग का स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, और क्या नहीं बोलना है, कब नहीं बोलना, किससे नहीं बोलना। ये सब मैनेजमेंट जितना जल्दी सीख लोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपको अपने सॉरी वर्ड के लिए भी ध्यान रखना है। ये कुछ बेसिक फंडे हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मिलेंगे इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, नमस्ते। आज की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो बेसिक थीम है वो मेरा पेरेंटिंग के ऊपर है। ठीक है, आज हम पेरेंटिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी कोविड के बाद में ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है या बनने वाला है, क्योंकि कोविड तो हो चुका है, पर जो कोविड का ये जो 2 साल का गैप बच्चों को हुआ है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्होंने 2 साल जो पढ़ाई करी है, खास करके प्राइमरी सेक्शन के अंदर, इवन मिड सेक्शन में और भी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत तो है ही कंफर्म। तो उन्होंने क्या है, मोबाइल की तो पढ़ाई करी है, तो उनको अपने आसपास वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, बच्चों का कोई माहौल नहीं था। अब अचानक हमने उनको स्कूल भेज दिया। अब स्कूल भेजना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज स्कूल के अंदर पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। पहला प्रॉब्लम जो बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि घर के अंदर तो क्या है, 2 मिनट के लिए आप वॉशरूम चले गए, आप आसपास घर जैसा ही माहौल है, तो 2 साल तक वो उसी माहौल में रहा हुआ है। पर अब प्रॉब्लम आ रही कि जब आप इसको 7 से लेकर के 12 या 2 बजे तक का स्कूल भेज रहे हो,
तो सबसे पहले तो टिकना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। दूसरा, अचानक नए फेस मिल गए, टीचर के फेस तो अलग हैं, आसपास के जो इतने बच्चे हैं जो अपने साइड में बैठे हैं वो सब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और उस चक्कर में बच्चे बहुत डर रहे हैं। फिर उनको इतना अच्छा समझ में भी नहीं आ रहा, बिकॉज जो घर बैठे समझ में आ रहा था, अब अचानक बोर्ड के सामने लाइव लेके आ जाओगे तो शायद उनको इतना अच्छा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब वो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी बात, कमज़ोरी है, जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट था ना, कि जो किताबों से हुआ करता था, अब वो पार्ट एकदम गायब हो गया। तो अब अचानक किताबें आके सामने आ गई हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास में बहुत सारा इशू होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट कि यार इन सब कहानियों को हम कैसे डील करें। आप सोचिए उस छोटे बच्चे के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, अचानक आपने उसको इतने सारे टेस्ट और फ्लेवर दे दिए हैं, अब वो सबको अचानक मैनेज कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है, जो शायद हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई लेवल की है इस कहानी के अंदर, कि हमको इतना सारा अच्छे स्कोर लाना है, 99 लाना है, 100 लाना है, पूरे में से पूरे लाना है। पर वो बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि 99-100% पहले उसको समझाओ तो सही कि 50 से 60-70 तक कैसे आना है। मोड ऑफ द टीचिंग है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है। टेक्निक्स आपकी प्रॉब्लम कर रही है कि कैसे डील करने का प्रॉब्लम हो रहा है, कि स्कूल में कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपके लेवल पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है, घर पे कुछ और माहौल है, बिकॉज सबके वे ऑफ थिंकिंग और प्रोसेस है ना वो दैट विल बी डिफरेंट। तो शायद वो एक बहुत बड़ा फेस प्रॉब्लम कर रही है। सजेशन के लिए इतना सा है मेरे लिए कि इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आप चाहें इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो पिछले 2 साल तक का आपने मैनेज किया है, उन 2 साल के पार्ट को आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन मोड में ले लें। स्कूल वाले भी रिवीजन ले लेंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज अभी तक जो एक नहीं मोटिव नहीं मिला है ना, वो मोटिव मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो दैट्स ए वेरी बेसिक फंडा जो कि कोविड के बाद आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कहानी के लिए। इवन मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज IIT-JEE के अंदर भी जो बच्चे 11th में भी मूविंग करना चाह रहे हैं, अब उनका प्रॉब्लम है उनका 9-10 का वो सिलेबस पार्ट हटा दिया गया था। अब वो जब बच्चे अचानक 11-12 IIT-JEE का पेपर देना चाह रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, हमारे टीचर ने हमको ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम इस कहानी को कैसे मैनेज करें। तो उसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आपको इस फॉर्मेट के रूप में यह समझ में आना चाहिए कि आपने जो पंगा बेसिक लिया है उस कहानी के अंदर आपको ये देखना होगा कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो उसका बेसिक प्रॉब्लम वही है कि आपको सबसे पहले 8, 9, 10 के रेस्पेक्टिवली फिर से गो थ्रू होना पड़ेगा। एक बार रिफ़्रेश कर लो, क्योंकि बेटा बेस जब तक अच्छा मजबूत नहीं बनेगा ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, या अंदर भले अच्छा बेस हो भी तो भी अंदर एक फीलिंग रहती है कि यार हम कहीं कमज़ोर है। वो जो अंदर एक कमज़ोरी है ना, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्यूचर में जाने के लिए। तो मेरा सजेशन है, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करने के लिए तो आ गए हैं, हम सीधे से पढ़ाई कर भी रहे हैं, पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो समझदारी यही है कि आप बैकवर्ड पार्ट, मतलब कोशिश करो कि अपने 2 साल का जो पार्ट है, अगर बुक्स अवेलेबल हैं और आपने कहीं इधर उधर नहीं शिफ्ट करी हैं तो आप एक बार उन पुरानी बुक्स को ज़रूर पढ़ के आओ, क्योंकि उसके बिना आपको आगे जाने का कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो पार्ट वीक रह गया, भले वो छोटा सा पार्ट क्यों ना, भले हम उससे कहीं गुना अच्छा पढ़ाएंगे, बट प्रॉब्लम अगर वो पिछला वीक पार्ट है तो वो आपके आगे नहीं के लिए प्रॉब्लम बनेगा। और शायद टीचर को या पेरेंट्स को भी समझना होगा कि ये वो बच्चे नहीं है जो नॉर्मल तरीके से पढ़ के 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आए। आप ऐसा समझिए कि ये बच्चे सीधे 4 से 6 क्लास में आ गए। जो बच्चा सीधे 8 था वो अब सीधे 11th में आ गया। तो समझ रहे हो आप कि उनके बच्चों का जो मेंटल लेवल होगा वो बहुत खतरनाक तरीके का होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनको बीच का जो ये फेज़ है ना वो इस तरह से नहीं मिला जिस तरह से नॉर्मल बच्चों को मिलता था। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन बच्चों को वापस थोड़ा सा, मुझे पता है थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एज ए पेरेंट्स भी करना पड़ेगा, एज ए टीचर भी करना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट भी करना पड़ेगा। पर अगर हम उस 2 years का जो गैप है उस कमी को सॉर्ट आउट कर दें, सही तरह से मैनेज कर लें, तो शायद हम ज़्यादा सही तरह से उन बच्चों की जो मिसमैनेजमेंट हुई पढ़ाई को उसको मैनेज कर पाएंगे। और स्कूल वाले भी शायद इस चीज़ पर का फ़ायदा उठाएं कि अगर हम किसी भी तरीके से, अगर हम उनके बजाय पुराना नया पढ़ाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा उनका महीने 2 महीने का रिवीजन भी करवा देंगे ना, तो उनकी जो ग्रो है वो ग्रोनेस बहुत बढ़ जाएगी और सब्जेक्ट के प्रति एक अच्छा आउटपुट निकलेगा। जनरली बोलते कि यार 10th के अंदर देखेंगे बोर्ड, उसके सिवा बाकी का क्या हम, पर बेटा अगर आपकी पुरानी सीक्वेंस इतनी अच्छी तरीके से मैग्नीफाई नहीं है तो आप आगे ना आगे कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम आपको आगे फेस होगी।
तो सजेशन के लिए इतना सा है कि आप इस चीज़ पे स्पेशली ध्यान दें कि आपको क्या करना है। सेकेंड मोड जो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा ये पोजीशन पे चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आप अपने उस बच्चे से, क्योंकि ये आज के ज़माने के हिसाब से बच्चे से डिसाइड करवाने दो कि वो खुद क्या चाहता है। हो सकता है कि आप डॉक्टर बैकग्राउंड से और आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, आपकी बेटी इंजीनियर बनना चाहती है, या आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आपका बच्चा है वो कॉमर्स में आना चाहता है, आर्ट्स में आना चाहता है, आईएएस में आना चाहता है। हम लोग कोशिश करें कि अपनी इस कहानी को उन पे ना थोपें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है आजकल। और आजकल की जो यंग जनरेशन जो हमारे समय में थी और आज की है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी थॉट प्रोसेस और हमारी थॉट प्रोसेस के बीच। तो कोशिश करो कि उस थॉट प्रोसेस को समझो और अपनों के बीच जो गैप हो रहा है ना उसको कम करने की कोशिश करें, ना कि उसे बढ़ाने की कोशिश करें। हम सीधे जो एक डिसीजन फेंक देते हैं कि एज ए पेरेंट्स हम आपके माता पिता हैं, हमने जो बोला वो होके रहेगा। वो चलो उस समय जब तक उनकी आपकी कंट्रोल में तब तक तो समझ लेंगे, पर जैसे आप कंट्रोल से बाहर निकलेंगे फिर वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। तो समझदार इसी में ही है कि अभी से आप उनके भी दोस्ताना व्यवहार अप्लाई करें, ताकि आप उनको अपनी बात ढंग से समझा सकें। बजा ऑर्डर देने के एज ए फ्रेंडशिप सजेशन दे दीजिए और ये बोलिए कि करना तुझको ही है, ताकि एट द एंड वो आपके लिए आउटपुट के रूप में एक अच्छा सिक्योर है और आपके लिए भी वो अच्छा पॉइंट रहेगा। और आप जो एक तरीके से जो प्रेशराइज करो उस प्रेशराइज को कम कीजिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत कुछ पता है, नहीं तो गूगल से सर्च मार के आपको आधे घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के कलेक्ट कर देगी। तो सजेशन यही है कि क्यों ना हम, क्योंकि उनका जीवन है तो क्यों ना हम उन्हीं के ऊपर रखते हैं। हम सजेशन अच्छा दे सकते हैं, गाइड अच्छा कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम इस कहानी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपना जो बेसिक पेरेंटिंग है उसको सही करिए और प्लीज़ उनके ऊपर मत थोपिए, क्योंकि वो जनरेशन ऑलरेडी समझदार है। ठीक है, आजकल जन्म के साथ ही बच्चा अपना ब्रेन लेके आता है, हमारे बचपन वाली सिचुएशन नहीं रही है। तो आपको भी उसके हिसाब से अपने आप को मोड करना पड़ेगा ताकि आप इसको ढंग से मैनेज कर सकें। आज के लिए बस इतना सा। हैव अ गुड डे, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाय हेलो नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑनलाइन पढ़ाई के साथ अपनी सेहत पे ध्यान कैसे रखना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जनरली ऐसा होता है कि अभी कोविड है, कोविड के बाद में भी ऑनलाइन पढ़ाई अब ज़रूरी हो गई है ऑफलाइन के साथ साथ, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स आर देयर। तो समझदारी ये कहती है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे कौन कौन से ड्रॉबैक अपनी बॉडी में आ सकते हैं जो ऑफलाइन में नहीं आते हैं। देखिए, जो सिम्टम्स दिखते हैं वो सब इफ़ेक्ट होने के बाद होते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम जो इफ़ेक्ट है वो होने से पहले ही अपने आप को ध्यान रखें। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय सबसे ज़्यादा कौन कौन से ऑर्गन्स इफ़ेक्ट होते हैं, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम उनके इम्प्रूवमेंट पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है आपकी आइज़। सेकेंड, आपका लंग्स, क्योंकि आप अगर 5-6 घंटे बैठते हो तो आपका रेस्पिरेशन बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि आप इतने एक्टिव नहीं हो। ठीक है। थर्ड इफेक्ट पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर, बिकॉज जब आप सिटिंग पोजीशन पे एक साथ एक ही जगह पे बैठते हो तो बार बार ब्लड का प्रेशर उसी को फ्लो करके आगे बढ़ाने में काम आता है। तो आपकी बॉडी में मूवमेंट बहुत कम होते हैं, तो आपके हार्ट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपको पता नहीं चलेगा पर आगे जाके उस एज में पता चलेगा। तो भैया आपका आइज़ आपका इफेक्ट कर रही है, आपका लंग्स इफेक्ट हो रहा है, आपका हार्ट इफेक्ट हो रहा है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका बैकबोन। आपका बैकबोन भी बहुत इफेक्ट होता है, बिकॉज एक ही पोजीशन पे टिक के बैठे रहने से आपकी बैकबोन का कैल्शियम धीरे धीरे डिग्रेड होता रहता है, क्योंकि नया बनना नहीं चाहता। दैट्स वेरी बेसिक प्रॉब्लम। और अगर बैकबोन पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब आपका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यानी इंटेस्टाइन के ऊपर। वो अगर इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट आ रहा है तो इनडायरेक्टली आपके हर ऑर्गन पर इफेक्ट आ रहा है। फिर आपकी हिप्स पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो बैठ बैठ के एक ही अरेंजमेंट में एक ही तरीके से बैठ के आपकी मसल्स वहाँ से वीक होने लग जाएंगे। फिर आपका अगला इम्पैक्ट आएगा विटामिन डी, क्योंकि जनरली ऑनलाइन क्लासेस के लिए पिंट ऑफ साइलेंट रूम होना चाहिए, अंधेरे वाला कमरा होना चाहिए। उस सिचुएशन में वीडियो देखते समय विटामिन डी का इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ बेसिक इम्पैक्ट है, और ये सब इम्पैक्ट अगर आप 5-7 साल चला लिए तो बेटा आगे आपकी लाइफ, भले आप ऑर्गन के हिसाब से ओरिजिनल रूप से भले 20 की एज के हो,
30 की एज के हो, पर इंटरनल ऑर्गन की जो एज है ना वो शायद 70-80 क्रॉस कर चुकी होगी। अगर आपने इसी तरीके से अपना डेली रूटीन रखा तो हमें अपने इस डेली रूटीन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन को बंद करना, ऑनलाइन तो को पढ़ना ही पढ़ना, बिकॉज अब लाइफ लाइन ऐसी है। ऐसा नहीं कि केवल अब IITG की तैयारी है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, बिना लैपटॉप कैमरे के कंप्यूटर के आपकी जॉब शुरू ही नहीं हो सकती। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो ये सब आपको, आप चाहे MIT चले जाओ, स्टैनफोर्ड चले जाओ, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर दिखा दिए जाएंगे और उनका काम हो गया। वो 7 डेज़ में एक दिन डाउट के लिए बुलाते हैं, और ऐसे ही IT का हाल है और फ्यूचर में यही हाल हर जगह होना, बिकॉज आजकल आना जीना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गया, इतना ईजी नहीं है। और हम कोशिश करते हैं कि हम वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ें, ठीक है। पहले स्टेट लेवल पे थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, पर अब स्टेट लेवल से आगे बढ़ के कंट्री लेवल पे आ गए, अब हम वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड के टॉप टीचर से ही पढ़ने का, तो फिर उसके वीडियो लेक्चर की वो तो आपको आके पढ़ाने से रहा, तो उस सिचुएशन में आपका ऑनलाइन पार्ट रहेगा। अब प्रॉब्लम है कि अगर हमें ये साथ में पैरेलल, मैं ये चाहता हूँ कि हम ऑनलाइन के साथ साथ अगर इन चीज़ों का सपोर्ट करें तो शायद हम फिज़िकली ज़्यादा हेल्प रह पाएंगे और हम अंदर से भी उसी एज के रहेंगे जैसे बाहर से दिखाई देना। तो भैया सबसे पहले आपकी आइज़ पे बात कर लेते हैं। अगर आपको आइज़ का इशू है बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ विटामिन ए खाना चालू कीजिए। आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी है, आपको सलाद खाना ही खाना है। रूटीन बना लो, जैसे सांस लेना इसेंशियल है ना, वैसे आपको सलाद खाना इसेंशियल है। दोनों टाइम खाने से पहले आपको प्लेट भर के कोई ना कोई ग्रीन सब्जी का वेजिटेबल कच्चा खाना है, पका के नहीं खाना, ध्यान रखना, कच्चा खाना है, ठीक है। और च्यूइंग करके खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लग रहा है कि वो खाने में प्रॉब्लम है तो जब आप उसको उस ग्रीन वेजिटेबल को मुंह में लें तो अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके उसे च्यूइंग करके उसका टेस्ट लें, आपको मज़ा आ जाएगा। और बॉडी तभी एब्जॉर्व करेगी जब आप उसको हैप्पी होकर एब्जॉर्व करेंगे। केवल एक्टिंग नहीं करनी खाने की, नहीं तो खा तो लोगे पर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी तो फिर विटामिन पहुँचेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन, अपनी आइज़ के लिए आपको एक दिमाग में सेट करना है कि दिन में एक बार आपको आई की एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो उसे आप अप डाउन कर लीजिए, राइट लेफ्ट कर लीजिए, या राउंड 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 घुमा लीजिए। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आप कर सकते हो ताकि आपके मस्कुलर जो मसल्स है आई बॉल के चारों ओर वो सब स्ट्रॉन्ग रहें, स्ट्रेंथफुल रहें। और कोशिश करो कि आप जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ समय के लिए, बहुत भले दिख रहा हो तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके भी आप सुन सकते हो। अगर आपके पास बीच में ये हल्का सा भी ये कर लिया ना आपने 15 सेकेंड का, तो उससे आपकी मसल्स का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, ये ज़रूरी है। नहीं तो सोते समय ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए ताकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए, ताकि आइज़ के ऊपर लोड ना पड़े। बिकॉज अभी शुरुआत की लाइफ हुई नहीं, उससे पहले लोगों के स्पेक्टिकल लग चुके हैं, लेंसेज का इशू हो रहा है, तो सोचो आगे अगर पढ़ाई करेंगे तो उनकी आंखों का क्या हाल होने वाला है। सेकेंड पॉइंट जिस पे हम बहुत कम ध्यान देते हैं, अबाउट द लंग्स। अगर आप एक जगह पे बैठे रहते हो तो आपके लंग्स अपने आप वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। आपको भले आप बैठे हुए हो पर दिमाग का काम करो, पर बाकी बॉडी को भी अच्छी अथाह ऑक्सीजन दीजिए। इसलिए कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट अनुलोम विलोम, जब भी टाइम मिले, जब मौका मिले। अभी हम खाने से पहले ने खाने के बाद ये टाइम सोचने का हमारे पास में नहीं है, जब मौका मिले तब आपको रेस्पिरेशन ज़रूर करना है। कुछ नहीं किया बस रोक के बैठ जाओ, इसी से छोड़ दो, अगले से रह लो। और ये सब काम ऑनलाइन क्लास में किया जा सकता है, वेरी इजी। मैं तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कर लेता हूँ, तो आप तो क्लास देखते देखते कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम फिजिकली फिट होना, ये हमारा शरीर है ना, इसकी केयर हम ही को करनी है। कोई पड़ोसी आगे केयर नहीं करेगा, ना पेरेंट्स आगे केयर करेंगे। हार्ट के लिए क्या करना है, तो दिन में एक बार कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना कि दिल की धड़कन की आवाज़ तुम हर रोज़ सुन सको। समझ में आ गई? ये बहुत बेसिक फिनोमिना है मेडिकल साइंस का, कि जो बंदा दिन में एक बार दिल की धड़कन सुन लेता है कि दिल धड़कता है कि धड़कता है कि नहीं धड़कता, अगर वो पंपिंग हो रही है, अगर ये पंपिंग आपकी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है ना, तो बस समझ जाना कि उस दिन आपने कुछ अच्छा काम किया है। बस दिन में केवल एक बार आपको ये काम करना है। भले वो आप कस के चढ़ाव उतर लो, स्कीपिंग कर लो, कुछ भी, एक सिंगल 2 मिनट की रनिंग कर लो, अपने आप धक धक करने लग जाए, बस उतना काम करिएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बैकबोन के लिए, जबकि आप सिटिंग पे बैठे रहते हो, आप रेगुलर रूप से बैठे रहते हो, तो कोशिश कीजिए कि हल्का सा बैठते समय अपने आप को हल्का सा आगे पीछे कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर खड़े भी रहते हो तो अपने मसल्स को रखते हुए रोटेशनल या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में अपनी बैकबोन को ज़रूर घुमाइएगा। ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसको एक जगह पे आपको एक जगह पे स्टेडी नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो उसके मसल्स वहाँ पे डैमेज होने लग जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप हल्का सा ऐसे ऐसे कर लिया, हल्का सा हाथ उठा लिया, ये हाथ उठा लिया, ठीक है, हल्का से दोनों हाथ उठा लिए, नीचे कर लिए, इधर कर लिया, हल्का सा ऐसा मूवमेंट कर लीजिए, ताकि आप पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते आप ऐसा कर सकते हो।
दैट्स, और इससे आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन भी क्रिएट नहीं होंगे, बिकॉज नहीं तो आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बोरियत आने लग जाएगी, बिकॉज अगर आप एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हो तो आपकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स बनते हैं। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट कंडीशन में रखो ताकि लगे कि आई एम अलाइव। ओके, इसके साथ आपका इंटेस्टाइन पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर कोशिश करो 5 से 10 मिनट जब कोशिश करो अनुलोम विलोम करना है तो आप विटामिन डी की प्रेजेंस में ही करो। सनलाइट में सवेरे 6 से लेकर 9 के बीच में अगर आप अवेलेबल हो तो दैट्स अ वेरी बेस्ट। 10 मिनट के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मैं खुद स्कीपिंग करता हूँ, पर 8 से 9 के बीच करता हूँ क्योंकि सनलाइट अवेलेबल होती है, तो उस समय 10 मिनट स्कीपिंग भी हो गई और विटामिन डी भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे दो बेनिफिट एक साथ लिए जा सकते हैं। ओके, तो विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ऑप्शन, ये जो आपके बैकबोन का इशू रहेगा, हिप्स का इशू रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप अगर बैठे रहोगे इस तरह से तो आपके हिप्स का इशू आने वाला है। तो आप अपने आप को, बहुत से ऐसे ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल हैं जो आपकी इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, ये भी आप 5 से 10 मिनट कर सकते हो। कुछ नहीं किया, आप बैठे बैठे पढ़ना चाहते हो तो कुर्सी पीछे से हटा लो और ऐसे के ऐसे बैठे बैठे पढ़ के देखो। आप 2 मिनट भी कर लोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा। मतलब पोस्चर वही रखना है, बट नीचे पीछे कुर्सी नहीं होनी चाहिए। आप चूँकि खड़े होके तो आप बीच में अगर 1 घंटे में अगर आप 2-4 मिनट के लिए पानी पीने के लिए या ऐसे ही खड़े हो गए या आपने अपनी टांग को ऐसे थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, ऐसे करके अपनी पोजीशन को चेंज करते रहो। एक ही पोजीशन में रहने पे इंसान मोनोटोनस हो जाता है और धीरे धीरे वो इनएक्टिव हो जाता है, बिकॉज वो 1-2 दिन अच्छा लगता है, पर अगर ऐसा 10-15 दिन का रूटीन है ना तो अपनी लाइफ में अपने आप में नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होंगे, वो उसको इनएक्टिव करने की कोशिश करेंगे, आपको बोरियत हो जाएगी। तो अपने आप में थोड़ा चेंजेस करते रहिए। जो एज आपकी है ना उसमें बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए और चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश भी करो ताकि हम अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम के प्रति कंफर्ट कर सकें। गॉट द पॉइंट? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बिकॉज हमारे पास में ऑप्शंस तो हैं, पर अपने ऑप्शंस के साथ साथ अगर हम ऑनलाइन सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकें तभी तो हम उस पर अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। देखिए, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप ऑफलाइन की बात करते हो तो ऑफलाइन के लिए आपको कम से कम 1 आवर आने जाने में वेस्ट करना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है कि आप अपनी सिटी से बाहर रहते हो तो आपको अपना पूरा घर मैनेज करना पड़ेगा, खाना पीना मैनेज करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप रेंटल रहते हो, आपको सब सुख सुविधाएँ चाहिए, तो ये सब काम जो अवेलेबल है देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब आप प्रैक्टिकली इसकी कॉस्ट प्राइस देखोगे तो जितनी आपने फ़ीस भरी उसका 4 से 5 गुना आपका रहने का, लिविंग का खर्चा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखिए और ये सब ज़रूरी नहीं कि हम मैनेज करें। फिर सिक्योरिटी रीज़न भी होता है कि आप अपने घर में सिक्योर हो, आपके घर का खान पान बहुत सिक्योर है ताकि आप बीमार नहीं पड़ोगे, पानी पीना बहुत सिक्योर है, आपकी जो एज ग्रुप है तो आपको फ्रेंड सर्कल पे कंट्रोल प्रॉपर तरीके से सिक्योर है, आपका टाइम बहुत प्रॉपर मैनेज हो सकता है, आपका टाइम जोन प्रॉपर तरीके से आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बहुत बड़े फ़ायदे भी हैं। बस इम्पैक्ट जो आता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, मैंने उसका इम्प्रूव करने का तरीका सिखा दिया ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जीवन में ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ोगे 2-3 साल का काम है, आप ये समझ के चलेगा कि आपकी अगली जो जॉब आ रही है, जो AI का काम हो रहा है, उसके हिसाब से आने वाले 30-40 ईयर्स तक आपको जो जॉब करनी है उसमें आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने 5 से 7 घंटे बैठना ही बैठना है। तो अगर आप इस तरह से रूटीन को मेंटेन रखेंगे तो शायद आप ज़्यादा सही तरह से उसका यूज़ भी उठा पाएंगे और अपनी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने देंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय। हाय नमस्ते बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है स्लीपिंग के बारे में कि हमें सोना है तो कैसे सोना है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत इंसोमेनिया बोलते हैं इसको। उसमें ये पंगा होता है कि सर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को बहुत कम नींद आती है, कुछ लोग प्रॉपर नींद तो लेते हैं पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि उनको नींद आ रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े सो लेते हैं, मतलब जागते जागते उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीपिंग, हमें इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है स्लीपिंग करने की। पहले तो अपन उस पॉइंट पे आते हैं, फिर अपन उसका पार्ट बताते हैं कि आखिर टेक्निकली हम किस तरह से अपनी नींद को कवर कर सकते हैं। देखिए बेटा, नींद आने का जो बेसिक रीजन है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन से जो मशीनें चल रही है आपके अंदर बहुत सारी,
उन मशीनों को रिलैक्सेशन देने के लिए नींद आती है। आपका जो हार्ट है वो पर मिनट से 2 टाइम्स पंपिंग कर रहा है, आपका लंग्स है 15 से लेकर 20 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से वो पंपिंग कर रहा है। आपके इंटेस्टाइन्स के जितने भी हैं वो सब इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर खाने का वर्कआउट कर रहे हैं, वो डाइजेस्टिव कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं। आपका ब्लड हर जगह पाइपलाइन में कंटिन्यू से मूवेबल है। आपका ब्रेन 24 वर्किंग कंडीशन में है। तो जब दिन भर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तब वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। बट आखिर ये भी तो पाइपलाइन है, इनमें भी क्रैक आते हैं, ये भी टूटती हैं, ये भी डैमेज होती हैं। आपको मसल्स वर्क करते हो वो उसके कारण भी मसल्स डैमेज होते हैं, भले वो माइक्रो लेवल पे होते हैं पर डैमेज होते ज़रूर हैं। एक्चुअली 24 आवर्स में गॉड गिफ्टेड तरीके से हमको ये टाइम दिया गया है कि हम अपने इस बॉडी के ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन मोड दें ताकि वो अपने लिए नई लेयर बना सकें, न्यू फॉर्मेशन कर सकें। और एक्चुअली स्लीपिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि रिपेयरिंग। अगर आप इसको स्लीपिंग ना बोल के रिपेयरिंग बोलेंगे तो शायद ये ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हमें रिपेयरिंग के लिए सोना होता है। नाउ ये जो रिपेयरिंग करना ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी कि अगर बाय चांस आपने एक दिन रात को नहीं सोए, सपोज कीजिए आपने वर्किंग आवर नींद की स्लीपिंग की कम कर दी, तो आपकी रिपेयरिंग कमज़ोर हो रही है। अब ऐसा बॉडी 1-2 दिन टॉलरेट कर पाती है, तो अगर आपने ये रूटीन बना लिया अपना तो फिर बेटा ये आपके ऑर्गन्स के लिए प्रॉब्लम है। फिर हो सकता है कि आपकी इंटेस्टाइन, आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका लीवर, इतने आपका ब्रेन, ये सब धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाए। और ये अपना एडवर्स इफेक्ट ज़रूर दिखाता है, कोई और दिखाए ना दिखाए। अगर आपने रिलैक्सेशन टाइम नहीं दिया इनको तो ये आपको कुछ समय में एडवर्स इफेक्ट ज़रूर दिखाएंगे। तो स्लीपिंग इसलिए ज़रूरी है कि हमको अच्छा रिलैक्सेशन चाहिए। अब इस रिलैक्सेशन को कैसे करना चाहिए या कैसे स्लीपिंग को अपन थोड़ा सा कम, क्योंकि हम सब अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, हम सबके वर्क करने के तरीके अलग अलग हैं, उसके सिवा हमारे खाने के तरीके अलग अलग हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि स्लीपिंग वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा कम हो जाए और हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकें। इसका जो बेस्ट तरीका होता है आपको स्लीपिंग वाला मोड कोशिश करना है, खास करके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ तो मैं पहले उन्हीं से बात करूँगा। तो हमें स्लीपिंग वालों के लिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे मैनेज करें, बिकॉज हमारा टाइम टेबल हमारी क्लास से मैच नहीं होता, या जिस समय क्लास होती है हमको भयंकर नींद आ रही होती है, जिस समय हमको नींद चाहिए होती है तब हमारी क्लास नहीं होती है, हमको जब स्लीपिंग करने जाना तो हमको नींद ही नहीं आ रही होती है। ये सब कुछ मिस परफेक्शन होता है। देखिए स्लीपिंग का जो बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अगर हर इंसान या हर एनिमल के लिए, हर प्लांट के लिए बोला जाए तो उसका बेसिक बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा गॉड गिफ्टेड हार्डवेयर हमको दिया गया है नेचर ने, वो दिया गया कि दिन भर काम करने का, रात में सोने का। रात के समय में ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत कम होती है इन्वायरमेंट में, तो उस समय ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है तो अपने आप वो रिलैक्सेशन मोड में जाता है, जैसे नेचुरल प्रिंसिपल। अब कोशिश करें कि सर हम कैसे अपने स्लीपिंग टाइम्स को बढ़ाएं, तो कोशिश करिए कि आपका जो स्लीपिंग का टाइम है वो रात में ही होना चाहिए। बट प्रॉब्लम है कि आजकल का जो इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, स्पिंट ऑफ साइलेंट रात में ही होता है तो बच्चा जनरली सोता है। आप कोशिश करो, जनरली साइंस ऐसा बोलती है कि 6 आवर्स आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कंडीशन के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आप फिजिकली बहुत टायर्ड रहते हो, बहुत सारी भागा भागी चल रही है, काम दौड़ बहुत हो रहा है, तो आपके आवर्स बढ़ के 8 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और अगर आप बहुत कम बैठे बैठे काम करते हो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप इसको 6 से 5 पे ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना है उस टाइमिंग के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, जब आप दिन के समय में आप दिन में अवेलेबल हो तो आप अपने रेस्पिरेशन, आप 1 घंटे में 1 मिनट जरूर अपने रेस्पिरेशन को दो। आप थोड़ी गहरी सांसें लेना सीखो ताकि ऑक्सीजन अच्छी इनहेल हो सके। नहीं तो आप अगर एक जगह पे बैठे हुए और आपका रेस्पिरेशन चल रहा है तो धीरे धीरे वो अपने आप डाइल्यूट होने लग जाता है, कम कंसंट्रेशन का लग जाता है। तो कोशिश करो कि एक तो 1 आवर में आपको एक बार और मुंह से उस गहरी सांस को निकाल दो। ये आपको नहीं पता है, छोटी सी बात है, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि सर हमारी आदत नहीं है तो आप एक बलून लीजिए और मॉर्निंग में आदत बना के रखिए कि बैलून को मुझे अपनी कैपेसिटी से फुलाना है। और आपको ये आदत बनाइए 7 दिन तक, आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी पता चलती है। जितना बलून फैलेगा आपको लग जाएगा कि मेरा लंग्स कितना कमज़ोर है, कितना, क्योंकि उससे हमको वॉल्यूम का पता चलता है कि हमारा लंग्स कितना पावरफुल कंडीशन में। मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर दिन में ज़्यादा एक्टिव होकर काम करेंगे तो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचने से, अगर लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा पहुंच गया, उसने अगर आपके ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया तो डैमेज का रिपेयर वो बहुत दिन टाइम में ही कर लेगा।
इससे आप देखो कुछ लोग ना बहुत कम सोते हैं क्योंकि उनका बॉडी में डैमेज हुआ ही नहीं है या बहुत कम तरह की रिकवरी की जरूरत है, तो फिर वो आसानी से उठ पाते हैं। और जिनको बहुत गहरी नींद आती है वो सिम्टम्स बताता है कि आपके इंटेंट को ज़्यादा डैमेज है। इसके लिए आप कोशिश करो कि अपने खाने पीने का जो बेसिक है, नींद अगर ऊपर नीचे हो रही तो अपने खाने पीने में डिस्टर्बेंस है कहीं ना कहीं। अपने खाने पीने का टाइम फिक्स रखिए, एक ही टाइम पे खाना खाइए, एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने टाइमिंग ऑफ जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दैट शुड बी इन द फिक्स है। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट का बहुत ध्यान रखिए। आप दिन में थोड़ा हेवी खाना खा सकते हो, पर रात में आप कोशिश करो कि आपको जितनी भूख हो उससे 1 रोटी कम खाने की कोशिश करो। शुरुआत में जरूर ऐसा लगता है, शुरुआत के 2-4 दिन की यार मैंने कम खाना खाया है, मुझे रात में भूख लगेगी, पर अगर आप च्युइंग करके चबा के खाएंगे तो आप 3 की जगह 2 रोटी भी खाएंगे ना तो पेट को ऐसा लगेगा जैसे आप 3 रोटी खा चुके हो। च्युइंग करके खाना सीखो, क्योंकि वो बॉडी जब एकदम च्युइंग फॉर्म में अगर अंदर जा रहा है इंटेस्टाइन में, आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट होगा तो बॉडी को रिकवरी के लिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज हमारा मैक्सिमम स्लीपिंग का जो टाइम है वो खाना जो अनडाइजेस्ट खाना जो स्टमक में अवेलेबल है उसको क्लियर करने में ही जाता है। तो अगर आपका इंटेस्टाइन एकदम क्लीनिंग कंडीशन में है तो आपको नींद का इश्यू होगा ही नहीं। नींद का इश्यू उन्हीं लोगों को होगा जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में, ठीक है। साइंस नो मेडिकल साइंस नाउ। तो अपना खाना बहुत लाइट रखना है रात का, ये बहुत अच्छा बेसिक पॉइंट है। एक पॉइंट जो जरूरी लगता है मुझे कि यार हमको नींद आते समय में प्रॉब्लम होती है कि सर हम नींद का कैसे इश्यू करें। तो भैया सीधा सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है इस कहानी को डील करने के लिए। क्या करना है भैया, आप जब भी सोने के लिए जाएं तो आप अपने कोशिश करो, अगर आप टेक बाथ ले लो, सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाता है, तो रिलैक्सेशन मोड अच्छा आता है बॉडी के लिए। तो अगर आप नहा के सोओगे तो बेस्ट है। अगर आप नहीं नहा सकते तो आप कम से कम अपने हाथ और पैर के जो पाम है उनको धो दीजिए। उनको धोने से आपको, ये हाथ या पैर धोने का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सेस जो एनर्जी है ना वो पानी के थ्रू टच होके वहाँ से चली जाए, ताकि आपको एक्सेस में जो एनर्जी अवेलेबल है वो सब वहाँ से चली जाएगी। तो आपका जब बॉडी में एनर्जी कम होगी अपना रिलैक्सेशन मोड आ जाएगा। फिर कोशिश करिए, अगर आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो किताब पढ़ने की आदत डालिए। आप अगर 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो हमारे आइज ब्रो के ऊपर अपने आप ही भारीपन या हैवीपन आ जाता है और उससे हमको बहुत अच्छी नींद आती है। अगर आपसे सब कुछ भी नहीं होता तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। अगर आप थोड़ी गहरी सांसें लेते हैं, गहरी तरह से सांस को छोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में भी बहुत अच्छी लेवल की नींद आती है और बहुत गहरी नींद आती है। हमको नींद की गहराई को बढ़ाना है और नींद के टाइम को कम करना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। गहराई बढ़ाने का मतलब कि जब पिंच ऑफ साइलेंट होगा नींद के अंदर तो आप 4-5 घंटों में 6 घंटों जितनी नींद में पाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आपका वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा है, तो दिन में 20 मिनट की नैप लेना बहुत ज़रूरी है। वो 20 मिनट की नैप आपके बॉडी को इस तरह से बिहेव करवाएगी कि आपको लगेगा कि सर हम 5-6 घंटे की नींद लेने के बाद उठें। स्टूडेंट्स को खाना खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी करने के बाद उसको 20 मिनट की नैप दिन में जरूर लेनी चाहिए। उससे उसका दिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब वो एक दिन में 2 दिन जितनी जिंदगी जी पाता है, 2 दिन जितनी पढ़ाई कर पाता है। ये जरूरी, बट ये है कि हेडेक नहीं होना चाहिए। अगर उठते समय हेडेक हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका बॉडी आपका इस सिचुएशन में काम नहीं कर रहा, वर्कआउट कंडीशन में काम नहीं कर रहा है। तो फिर उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने दिन के खाने को लाइट करना पड़ेगा। जिन लोगों को भी खाने के बाद सोने पर हेडेक होता है, इसका मतलब या तो वो च्युइंग करके चबा के नहीं खाते। आपको साफ बता देता हूँ, नींद का बेसिक प्रॉब्लम है, आप दांतों से जितना खाना प्रॉपर चबाओगे और वो इनहेलो के अंदर जाएगा, अगर वो आसानी से पचा हुआ जाए के फॉर्म में जाएगा, डाइजेस्टिव फॉर्म में जाएगा, आपकी बॉडी कभी अपोज नहीं करेगी, वो रिलैक्सेशन बहुत अच्छी तरह से देगी। अगर आप खाने को निगलते हो तो निगल के खाते हो तो वो कहीं ना कहीं पेट में सड़ रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में आपकी बॉडी को नींद ज़्यादा लेनी पड़ रही है, क्योंकि उसको प्रोसेस के रूप में निकालना, उसको गलाने में बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है इस तरीके से। तो कोशिश करिए कि अपने कभी नींद पूरी तरह से खाने पीने पर डिपेंड करती है। दूसरा ऑप्शन जिनको, क्योंकि आपको हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से पार्ट को प्रॉब्लम है, हमें वात दोष या हमें पीत दोष या हमें कफ दोष है। अगर आप, और हर इंसान में कोई ना कोई बैलेंस, बहुत कम लोग होते हैं, कोई ना कोई एक प्रकार का दोष जरूर होता है। हेलो एवरीवन, हाय हेलो नमस्ते। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सलामत होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है प्लांट के ऊपर।
वैसे हम सब जानते हैं प्लांट की हमारी इम्पोर्टेंस है, सबको कुछ पता है, बट कुछ डेटा अवेलेबल होने के बाद आई थिंक हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद मैं भी शॉक्ड हुआ कि यार मतलब हम भले साइंस बैकग्राउंड से हैं, उसके बावजूद भी हम शायद बहुत कम जानते हैं रिस्पेक्ट टू साइंस। अगर आप इकोसिस्टम के बैलेंस के हिसाब से बात करते हो, आपको पता है कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर जीवन तभी संभव है जब उसके साथ लिविंग के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो होने ही चाहिए, पर उसके अंदर लिविंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसका मतलब होता है कि उसमें प्लांट भी होना चाहिए, एनिमल भी होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को 1 आवर के लिए अगर रेस्पिरेशन लेना हो 1 आवर के लिए सिंपल, तो उसको लगभग 420 लीटर एयर पर आवर जरूरत पड़ती है। आप समझ सकते हो 420 लीटर पर आवर। इसका सही मतलब है उसको लगभग 84 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पर आवर की बात की जा रही है। नाउ 84 लीटर पर आवर अगर ऑक्सीजन चाहिए तो आप समझ सकते हो कि 24 आवर्स में कितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए। मैं एक डिजिट पर आवर से बता रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा रियलाइज हो कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ व्हाट इज द रोल ऑफ प्लांट और हमें प्लांट को किस तरह से हेल्प करनी चाहिए अगर हमको खुद को सर्वाइव करना है तो। ओके, तो आप सोच लो आप 84 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। आपको एक बेसिक सा फंडा है कि एक सिंपल सी लीफ पर आवर केवल 5 ml ऑक्सीजन क्रिएट कर सकती है। आप उम्मीद कर सकते हो कि एक लीफ जो एक बेसिक जो साइज होती है उसके हिसाब से वो 5 ml ऑक्सीजन क्रिएट कर सकती है और आपको चाहिए लीटर में और ये बना रही है ml में। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाएं तो हम ये समझ पाएंगे कि पर आवर अगर किसी एक ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहना है तो लगभग उसको 70,000 लीफ की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो 1 लीटर ऑक्सीजन क्रिएट करेगी। आप इमेजिन कर सकते हो 70,000 इट्स ए वेरी बिग एंड ह्यूज अमाउंट, जिसका मतलब 70,000 मतलब एक प्लांट के अंदर 70,000 लीफ होना इट्स नॉट ए इजी। इसे याद करो हमारे एंशिएंट स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा समझदार थे। आप अगर किसी भी आज भी किसी गांव में चले जाओगे तो आपको कुछ बेसिक ट्रीज, वैसे ट्रीज बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज आर देयर, पर आप गांव में देखना जनरली चौपाल जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आपको बरगद का ट्री मिल जाएगा, आपको नीम का ट्री मिल जाएगा, आपको अशोक का ट्री मिल जाएगा, ठीक है, आपको पीपल का ट्री मिल जाएगा। इवन आपको ऐसी माइथोलॉजी भी मिलेगी कि भैया बरगद और पीपल के पेड़ क्या टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए, पाप लगता है भगवान का समथिंग समथिंग। वो सब एक तरीका है शायद उन पेड़ों को बचाने का। आप देखिए आप उस जगह पे आप उस प्लांट के आसपास भी रहेंगे तो आपको बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट आएगा, बिकॉज ये पीपल बरगद के जो ट्री इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, इनके पास नंबर ऑफ लीव्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो 70,000 लीव्स हैं आप समझ सकते हो कि उससे कहीं गुना लीव्स अवेलेबल है। तो इवन और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें C4 साइकिल का इश्यू होता है, इनके अंदर ऑक्सीजन रात में देने की भी पावर होती है। इसलिए शायद हमारे एंशिएंट बहुत समझदार थे और उन्होंने हमारे धर्म के अंदर इन पेड़ों पे पूजा करने का प्रावधान बना दिया कि आप हर अमावस के दिन यहाँ पे पूजा करने जाइए, आप पूनम के दिन पूजा करने जाइए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने का बेसिक मतलब है कि आप वहाँ पे CO2 क्रिएट कर रहे हो, आप एक तरीके से उसको खाना दे रहे हो। प्लांट के नीचे दीपक जलाने का सही मतलब ये होता है कि दीपक जब ऑयल या घी जो भी अवेलेबल है उससे CO2 क्रिएट होगा, वो CO2 जब प्लांट अपनी लीफ से एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, तो प्लांट जब उसको एब्जॉर्ब करेगी तब जा से उससे कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बन मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक तरीके से आपने उसको सम्मान दिया है कि चूंकि आपने हमको दिन भर इतनी अच्छी ऑक्सीजन दी। से याद करो पुराने घरों में आप जाओगे तो घर के बीच में मिड ऑफ द पॉइंट पे बरगद या तुलसी का पेड़ लगाया जाता था, नीम का पेड़ लगाया जाता था और काफी शुद्ध हवा आती है। और इससे क्या होता था कि घर वाले सब हेल्दी वेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसा, पत्ते पैसे के रूप में नहीं आएंगे, पर अगर आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके ऑर्गन सही तरह से काम करेंगे, आपका दिमाग ढंग से काम करेगा, आप ज्यादा अच्छी मेहनत करोगे तो आपकी जो मेहनत करोगे उससे पैसा आएगा। लोग बोलते हैं मनी प्लांट लगाने से मनी आती है। मनी प्लांट को इसलिए ज्यादा पावरफुल माना गया है, उसका बेसिक रीजन है कि उसकी लीव्स बहुत बड़ी होती हैं। लीव्स बड़ी होने से अगर आप घर के अंदर, पहली बात तो मनी प्लांट को आप घर के बाहर नहीं घर के अंदर रख सकते हो क्योंकि कमरे के अंदर रखना आसान माना जाता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी लीव्स बड़ी होने से उसके ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होगी। साथ साथ में हम जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन आपके काम तो आ रहे हैं पर ये सब रेडिएशन दे रहे हैं, इन सब के अंदर IR निकल रही है, उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम मनी प्लांट कर सकता है। इससे बोलते हैं कि घर के कमरों में अगर आप जहाँ पे आप ज्यादा वर्क करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगा के रखते हो तो आप ज्यादा हैप्पी रह सकोगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिल पाएगी।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तुलसी जो पौधा लगाया गया उसका भी बेसिक रीजन ये कि तुलसी ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ में बहुत सारे बेसिक काम के लिए जरूरी है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो रहा हो, आपको बीपी का इश्यू हो रहा हो, आपको नींद का इश्यू हो रहा हो, तो उस सब ये सब बेसिक अस्थमा का प्रॉब्लम हो आपको बहुत ज्यादा, आपको आर्थराइटिस का इश्यू हो रहा हो, तो इसलिए बोलते हैं मॉर्निंग में पानी के अंदर 2 पत्ते तुलसी के डाल दो। मतलब मुझे भी याद है कि मेरी दादी का काम था कि सवेरे पानी सब छान मान के रखते आते, उसके बाद वो भगवान की पूजा करते और 2 पत्ते तुलसी के उसमें डाल देते, केवल 2, ज्यादा नहीं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते वाला फंडा ध्यान रखिएगा। तो उससे क्या होता था, इन्फ्लेमेटरी, आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको बीमार जनरली सर्दी खांसी जुकाम हर मौसम चेंज पर होता है, ठीक है, वो सब बच जाओगे अगर आप केवल 2 पत्ते तुलसी के पानी में डाल दो। तो हम लोग इससे क्या बोलते हैं कि तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन घरों में आज भी बोलते हैं चाहे कितना भी घर छोटा क्यों ना, आप अपने कमरे में, हर कमरे में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, इससे इंसान ज्यादा खुश और हैप्पी रहेगा। और जो आपको सोचिए पर आवर अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाओ अर्थ को छोड़ के और आपको सरवाइव करना है, तो सारे साइंटिस्टों की बहुत बड़ी इशू होती है, प्रॉब्लम होती है कि आखिर हम आप 1 घंटे भी जिएंगे कैसे, क्योंकि 1 घंटे सरवाइव करने के लिए आपको 17,000 लीफ की जरूरत है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। आप ये तो सोचो और ये भी सोचो, पर आवर की बात हो रही है, दिन में तो हो सकता है, रात में क्या होगा। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया था कि चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस दिन में तो होता है, फिर रात में सब नमस्ते हो जाने चाहिए, रात में सब नमस्ते, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं। बट दिस इज द थीम ऑफ इकोसिस्टम, नेचर या गॉड ने हमको कैसे मैनेज किया है, उन्होंने अर्थ को स्फेरिकल बना के रखा। अर्थ का स्फेरिकल होना इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें एक साइड दिन हो तो एक साइड रात, तो जिस साइड दिन होगा अगर वो ऑक्सीजन क्रिएट करेगा तो वो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगी ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो एक तरीके से जहां पर दिन है उसके अपोजिट में रात होने पे वो जो दिन वो अपने आप रात वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्रिएट होगी। इसका मतलब ये कि जो दिन वाली ऑक्सीजन वहां क्रिएट होगी वो अपने आप रात वाले ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम, और जब रात वाला दिन बनेगा तब उधर का ऑक्सीजन इधर के लिए क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से नेचर ने इस तरह से बैलेंस कर रखा है ताकि ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से चलता है। और मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ डेटाबेस के हिसाब से, क्या कि आप लोग रियलाइज करें कि जीवन में कम से कम 1 प्लांट, मैं तो ये चाहता हूं कि हर साल 1 प्लांट आपके नाम पे होना चाहिए। आप किसी भी, इतना सारा फॉरेस्ट अवेलेबल है, कुछ भी मत करो, अपनी खुशी से कुछ ना करो तो बीज ही जाके फैला के आ जाओ। तमीज से उस 1 प्लांट का प्रॉपर ध्यान रख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा प्लांटेशन की जरूरत है, आप कुछ प्लांट तो लगा दो, कम से कम अपने हर बंदे की जितने घर में सदस्य हैं उसके हिसाब से उनका प्लांटेशन होना चाहिए। आप नहीं कर सकते, आपके घर में जगह कम है तो आप गार्डन में जाके करके आ जाओ। मतलब एक जीवन में हर इंसान के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार हमारे नाम पे एक प्लांट है जो 10-20 साल तक चल रहा है। एक तरीके से एक प्रॉपर बैंक होना चाहिए जहां ये डेटा अवेलेबल किए जा सके कि भैया इस बंदे ने अपने जीवन में कितने प्लांट लगाए और उनका ख्याल रखा और आज वो प्लांट कितने साल के हैं। इसलिए अगर आप देखोगे गांवों के अंदर तो जिस तरह से लोग अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे बहुत से बड़े लोग ऐसे होंगे आप देखिएगा गाँवों में जाके, वो लोग अपने प्लांट का भी अपने बच्चों जैसा ख्याल रखते हैं। उनका प्रॉपर रूटीन होता है, उनको प्रॉपर, जैसे आम का पेड़ लगाना, तो जनरली ये कहावत बोली गई है हमारे यहाँ की, मैं आम का पेड़ आज लगा रहा हूँ, इसका फल मेरे पोते खाएंगे। इन द सेंस ये कि आम के पेड़ को बड़ा होके वृक्ष बनने में, ट्री बनने में लगभग 50 to 60 ईयर्स लगते हैं, और उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि पानी डालने से काम चल जाएगा, आपको उसमें थोड़ा नमक डालना होगा, उसमें आपको सरसों का तेल डालना होगा, आपको उसमें मीठा करने के लिए गुड़ डालना होगा, और हर साल ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्रो करता है, तब जाके वो प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे यहाँ जो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बनाए गए हैं, तो आप देखिए कि आपके घरों में अगर कहीं आसपास प्लांट का जो बड़ा बरगद का है, पीपल का है, आम का है, नीम का है, अशोक का है, ये ट्री अवेलेबल है, तो इसका मतलब आप सोचिए कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो आप समझिए कि आप इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि वो जी रहे हैं। तो इसलिए ये लेना देना प्रोसेस चल रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है। हम ये सोच के रखते हैं कि यार हमको क्या मतलब है इस प्लांट से, पर बेटा अगर वो प्लांट नहीं होगा ना तो आप भी नहीं रहोगे। और आप जब तक सिंसियर नहीं होगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो यंग जनरेशन अभी आ रही है ना वो सिंसियर नहीं है, उनको लगता है कि मतलब सब सारा ऑक्सीजन तो नोटों से ही मिलेगा, उसको लीफ से कोई लेना देना नहीं है। पर सच ये है कि जब तक आप प्लांट के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे आप खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपकी अगली जनरेशन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 1 आवर भी बहुत मुश्किल काम बता रहा हूँ।
तो इसलिए हमको सोच सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में अगर इतने 70,000 लीफ की ज़रूरत है तो एक छोटा मोटा प्लांट से काम नहीं चलेगा। ये पर आवर की बात बता रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि आपको पूरे जीवन काल में एक दिन जिंदा रहने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना प्लांटेशन चाहिए। और इसका ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत जल्दी अर्थ भी किसी और प्लेनेट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और आगे फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि ये बात बहुत बेसिक है, पर ये हर बच्चे को जो कि जानता है उसको पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और अवेयर होने के साथ साथ उसका डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि भैया आपने अपनी लाइफ टाइम में कितने पेड़ लगाए और उनका क्या मेंटेनेंस रखा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलेंगे ऐसी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। हेलो एवरीवन, हाय, हेलो, नमस्ते। हमारे जो वीडियो का अगला सीक्वेंस है, आज का मेरा टॉपिक है पोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो पोल्यूशन समझते हैं, पोल्यूशन का मतलब जो डस्टबिन में अवेलेबल है वो पोल्यूशन है, वो पोल्यूटेड कंपाउंड है। और मुझे लगता है कि शायद हमको थोड़ा और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन का केवल ये मतलब नहीं, पोल्यूशन का सही मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिसाइकल ना हो सके वो पोल्यूशन है। जो जिस तरह से आया है वो उससे कम समय में वापस डिग्रेड होके फिर से एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर उसे पोल्यूशन बोलेंगे। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमने जो आसपास अपने डेली लाइफ में ज़रूरत की चीज़ें बना रखी हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सबका अपना एक लाइफ टाइम होता है, एक टाइम जोन होता है। हमेशा कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक वो काम आती है, उसके बाद वो डिग्रेड होती है, डिग्रेड होने के बाद उसे डस्टबिन में डाला जाता है। पर डस्टबिन से वापस उस एलिमेंट तक फिर रिफॉर्म होना, ये जो प्रोसेस है ना, ये जितना जल्दी होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि दूध डाइजेस्ट करना फिर भी आसान है, तो अगर आपने दूध से बटर या मिल्क या घी अगर आप लेवल तक जा चुके हैं तो घी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उसका ग्रेड बढ़ा दिया तो ऑफकोर्स उसका डिग्रेड पावर भी बढ़ जाएगा। हमने कोई भी सामान खरीदा, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हमारे आसपास जैसे प्लास्टिक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। आज आप घर में जाओगे तो आपके पास अथाह प्लास्टिक अवेलेबल है जो कि जिसका डिग्रेडेशन पावर 400 to 500 ईयर्स है। अब प्रॉब्लम है कि 400 to 500 ईयर्स जिसका डिग्रेडेशन पावर होगा, इतना ईयर लगेगा उसको डिग्रेड होने में। तो सोचिए आपने इकोसिस्टम से उस प्लास्टिक को हटा दिया है 400-500 साल तक स्टोर करके। वो सब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर वो कार्बन नेचर इकोसिस्टम में नहीं गए तो आप सोचिए कि आपने 400-500 साल तक उस कार्बन को स्टोर करके एक तरीके से जनरेशन को, अगली जनरेशन को कार्बन नहीं दिया। अब जब कार्बन ही नहीं मिलेगा प्लांट को तो CO2 नहीं बनी, ग्लूकोज नहीं बना, अगली जनरेशन को खाना नहीं मिल रहा। फ्रूट जरूर दिख रहा है, उस फ्रूट में केवल पानी है, न्यूट्रिशंस वैल्यू कम हो रही है, ग्लूकोज कम हो रहा है, तो आप भले फ्रूट खा रहे हो पर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही है। ऐसा कुछ समय के लिए चल सकता है, बट प्रॉब्लम है 400 to 500 इज़ ए वेरी लार्ज पीरियड। इस समय के बीच में 5-7 पीढ़ियाँ निकल चुकी होती हैं। तो सोचो, और ये आई थिंक पैसे में अवेलेबल है, 0.10 पैसे की प्लास्टिक की थैली आती है। पर आप सोचो ये 0.10 पैसे की प्लास्टिक की थैली जो कि बहुत इकोनॉमिकली है, सोचो इसको अगर डिग्रेड होने में 500 ईयर्स लगेंगे तो आप एक तरीके से 5-7 पीढ़ियों जितना कार्बन को आप एब्जॉर्ब करके बैठे हो। और ये बहुत बड़ा पोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि हम केवल ये नहीं सोचते कि जो डस्टबिन में अवेलेबल है वो पोल्यूशन है। हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जो साइंस नहीं पढ़ते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने कोई चीज़ अगर यूज़ करी तो उसका प्रॉपर डिग्रेडेशन भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि यूज़ करना हमारे लिए हेल्पफुल है तो उसको डिग्रेड करना हमारे लिए, ये हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे जाके आप कहीं ना कहीं अपनी जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, क्योंकि वो जनरेशन को ये सब जब नहीं मिलेगा तो अपने आप कार्बन अगर नहीं मिलेगा तो अपने आप ही उनकी हाइट, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स वो सब धीरे धीरे डैमेज या कमज़ोर होने लग जाएंगे। आप खुद आगे बढ़ के अपने अगली जनरेशन की लाइफ टाइम को कम कर दो। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो ये पोल्यूटेड कंडीशन है, आप कोशिश करो कि इसीलिए बोला गया है रिसाइक्लाइजेशन का, कि हम जो भी डेरिवेटिव में जो भी अपने बेसिक दिन के अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी पोल्यूटेंट यूज़ करते हैं, कोशिश करो उनको सही तरीके से बांध के प्रॉपर पैकिंग करके रद्दी वाले को दें, उससे प्रॉपर डस्टबिन में न डालें।
डस्टबिन में डाल के जो डंप यार्ड से जाता है, आप सोचो एक बेसिक सिटी के अंदर पर डे के हिसाब से 10 टन, 20 टन, 50 टन कचरा उठता है। उस 50 टन कचरे के अंदर बायोडिग्रेडेबल पार्ट केवल 10 से 20% होता है। 80% पार्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो 300-400 साल तक डिग्रेड नहीं होगा। वो कुछ नहीं करते, उसे डंप यार्ड में जाके दफन कर देते हैं। अब 400-500 साल तक आपको वेट करना है उसको एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। इतना बड़ा साइकिल और इतनी लंबी प्रोसेस कोई भी सिस्टम, कोई सरकार मैनेज नहीं कर सकती जब तक कि उसके अंदर पर्सन खुद भी इन्वॉल्व ना हो। तो पर पर्सन के हिसाब से आपकी रूटीन होनी चाहिए कि हमारे डस्टबिन में केवल बायोडिग्रेडेबल कचरा जाना चाहिए। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता, उसको प्रॉपर तमीज़ से वॉश कर सकते हो। प्लास्टिक को आप धो सकते हो, वॉश करके सुखा दीजिए और सुखाने के बाद प्रॉपर फोल्ड करके एक कंटेनर या एक डब्बा टाइप बनाइए और उसमें स्टोर करते जाइए। और जब वो फुल हो जाए तो रद्दी वाले को प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि रद्दी वाला उस पूरा प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकलाइजेशन में डालेगा और रिसाइकल होकर वो नए फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। हम अपने घरों में नया फॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते, पर कंपनी तो कर सकती है ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपके पास अवेलेबल है, भले वो आप फ्री में दे दो, पर आप उस रद्दी वाले को फ्री में दे के प्रॉपर रिसाइकलाइजेशन की प्रोसेस की जिम्मेदारी उठाइए। हम जो ये जनरली अलग कचरा या जो भी अवेलेबल होता है वो सीधे सड़क पर से फेंकते हैं। ये अगर मुझे लगता है कि ये किसी समझदार लोगों का या समझदार लोगों का काम हो सकता है। एक सही जनरेशन वही होती है जो पोल्यूशन खुद अपने हिसाब से ख़त्म करे, और ये आदत हम सबसे पहले हम में होनी चाहिए, तब जाके अगली जनरेशन में जाएगी। आप कोई भी मार्केट में जा रहे हो, अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी स्कूटी में, अपनी कार में आप एक पॉलीथीन का तमीज़ से बैग रखिए और उस बैग का ही यूज़ कीजिए हमेशा वेजिटेबल लाने के लिए या सामान लाने के लिए, ताकि सामने वाला प्लास्टिक दे तो उसे मना कर दीजिए कि हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद प्लास्टिक को ना नहीं करेंगे, जब तक डिमांड सप्लाई का प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो अगर आप खुद मना करते कि नहीं भैया नो रिक्वायरमेंट, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम प्लास्टिक के अंदर सामान को यूज़ नहीं करते, तो अपने आप ही धीरे धीरे वो अपने आप ही जब कम होगा तो अपने आप ही उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी तक तो चल लिया, अगर इसी तरह से हम 10-12 साल और चलते रहे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब अगली जनरेशन के लिए आनी, क्योंकि आप तो निकल लोगे, पर जो अगली जनरेशन है ना उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। क्योंकि इतना सारा जो इकट्ठा कर दिया है ना अपने प्लास्टिक, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो डैमेज करने में इतना समय लगेगा, तो हम अगले के लिए कैसे मैनेज करें। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने डेली लाइफ में जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका सही तरह से डिग्रेडेशन करने का प्लानिंग होना चाहिए। कुछ नहीं, घर में एक कॉर्नर पे डब्बा बना के रखिए, वॉश करके। गंदी फॉर्म में रखोगे तो उससे बदबू आएगी, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पानी में वॉश करके आप उसे आराम से रख सकते हो फोल्ड करके, और वो बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ इस चीज़ का सिंसियर होकर फॉलो कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये नेचर आपको पनिशमेंट ज़रूर देगी। तो अगर समझदार हो तो इस चीज़ का ध्यान उठाइए और इन बेसिक चीज़ों पे प्रिकॉशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो सड़ता है बस वो पोल्यूशन नहीं होता, जो नहीं सड़ सकता वो भी पोल्यूशन में काउंट होता है। ओके, बाय बाय।